अस्सलाम वालेकुम सानिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आपका दिन कैसा गुजरा? हाँ, ठीक। थक गई हूँ मैं आज बहुत। अच्छा, गर्मी? बहुत गर्मी भी हो गई है ना? घर से बहुत बाहर नहीं गर्मी। एज़ यूजुअल। जाना अच्छा, ठीक है। जाना नहीं चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल हाँ। नहीं जाना चाहती हूँ। हुँ, हुँ। एक आध दिन और बस, फिर उसके बाद। हाँ, बस गर्मी बहुत वर्ष ज़्यादा हो की गई है थोड़ी, अपना भी ख़्याल गर्मी करें। बहुत है। हाँ, और जहाँ और ज़रूरी जैसे हीट वेव। कह रही थी आप खुद कि जितना ज़रूरी हो वही निकले, गैर हाँ, ज़रूरी ना निकले, है ना? और हीट वेव भी है एक्सपेक्टेड नेक्स्ट वीक दोबारा कराची में, तो सब लोग अपना बहुत ख्याल भी रखें। ज़ाहिर रोजे से भी हैं लोग। पता है, रोजे हुँ, में एक और बड़ी अजीब चीज हो रही है लोगों के साथ, जो हर साल होती है आई एम श्योर, लेकिन इस साल ना हुँ, एक अजीब बात मैं नोट कर रही हूँ कि कहीं भी लोग जा जा तो रहे हैं, निकल तो गए हैं, काम करने भी निकल रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक खौफ है ना, तो पैनिक है। हुँ, ट्रैफिक में भी पैनिक है। फिर हुँ, आप रोजे से हैं, तो डिहाइड्रेशन भी हो रही है, गर्मी भी है। लोग थोड़ा ना बहुत इरेटिक बिहेव कर रहे हैं। अच्छा, गाड़ियां रैश चला रहे हैं। अच्छा, मिजाज में थोड़ी सी उजलत है। अच्छा। वो मेरा ख्याल है कि इस वजह से भी कि अगर बिल्कुल जरूरी नहीं है निकलना, फिर हुँ, मैं ये सोच रही थी कि जो लोग पार्किंग्स करवा रहे हैं ऐसी जगह पे, दफातर के करीब या और हुँ, जगहों पे, सब धूप में खड़े हैं, पुलिस वाले धूप में खड़े हैं। भाई हुँ, आपके लिए खड़े हैं, उनके भी रोजे हैं। तो हुँ, वो मेरा ख्याल है ये पहली दफा हुआ होगा कि पुलिस वाले रोक के आपको कह रहे हैं घर वापस जाओ। वो हुँ। आपकी जिंदगी बचाने के लिए, आपकी हिफाजत के लिए आपको डांट रहे हैं या मार रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे पिटाई भी करनी पड़ी है उनको। तो एटलीस्ट हम कम से कम उनका तो करें ना, उनका कहना अगर हम मान लेते हैं तो वो थकते नहीं हैं। एक बात को बहुत बार रिपीट करने से इंसान थक जाता है। इंसान थक जाता है। और भाई, सच्ची बात ये है इस वक्त कि सबके लिए ही वो क्या खतरे में नहीं है, वो भी तो खतरे में है ना। बिल्कुल, बेशक, बेशक, और वो बेशक। अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनका काम मुश्किल तो मत बनाओ। नहीं बड़ा रहम आता है मुझे भी। और इतने वो अपना यूनिफ़ॉर्म पहन के वो यूनिफ़ॉर्म काफ़ी गरम है, जो वो पहनते हैं किस तरह से। यूनिफॉर्म, टोपी, मास्क, अरे यार। बिल्कुल। और तो रोजा। इनको भी हाँ, अजर दें और अल्लाह ताला हिम्मत दें इन लोगों को भी। बड़ा एक मुश्किल वक़्त है, लेकिन रमज़ान हर बार रमज़ान जब आता है, हर बार हम सोचते हैं इस दफ़ा रमज़ान कैसे होगा, इतनी गर्मी है, लेकिन रमज़ान कैसे गुज़र जाता है, हर बार ऐसे पता ही नहीं चलता। हाँ, कि हम यही पता कहते है। हैं अच्छा रमज़ान देखो कैसे गुज़र गया, पता ही नहीं चला। पता नहीं कुछ शायद हमारे पता है, हम हमारे जब जज़्बे हाई हैं ना, इस वज़ह से अच्छा और लगता है। कुछ अडेप्ट करने की ना सलाहियत होती ही है इंसान में। ये हम सिर्फ रिकग्नाइज उस वक्त करते हैं जब आप उस सिचुएशन में। अब हमें हर साल पता होता है कि रमजान, हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि हुँ, हम इतने घंटे नहीं खाएंगे। हम हुँ, जो चेन स्मोकर्स हैं, भाई रोजा खोलते ही उनको सिगरेट चाहिए होता है, पूरा दिन नहीं चाहिए होता, उनको पता भी नहीं चलता। इट्स ऑल अप हियर ना। तो आप अगर रमजान में ये इतना डिसिप्लिन दिखा सकते हैं, तो आप एक्चुअली बाकी पूरे साल भी दिखा सकते हैं। यू चूज नॉट टू। तो ये रमजान तो गुजर ही जाएगा। सबीना, आप फ्रीज हो गई हैं। सिग्नल नहीं आ रहा है, सिग्नल कमजोर है। अच्छा, क्या करना होगा मुझे? इंतजार करूंगी मैं सबीना का कि वो वापस आ जाएं। बिल्कुल। अच्छा जी। तो मैं आपको थोड़ा सा आज बता देती हूँ कि हम हैं किरण फाउंडेशन की पेज से लाइव। और ये एक सीरीज है टॉक्स की, अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू की, बातचीत की, अम, जो इत्तेफाक से अलग अलग तरह की माएँ हैं। और हम बात कर रहे हैं माँ के दिल की। तो हमने इस सीरीज का नाम रखा है माँ के दिल की बातें। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको रेगुलरली कर सकें। कुछ लोगों के कुछ थे एतराज़ात कि भाई इसकी टाइमिंग का कुछ कर लीजिए,
नमाज का वक्त होता है और इबादत का वक्त है, तो हम उसके ऊपर भी गौर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। असल में एक जब टाइमिंग, एक फॉर्मेट बन जाता है, एक रेगुलर स्केड्यूल बन जाता है, स्कूल की तरह, किसी भी और चीज़ की तरह, तो उसको बार-बार शिफ्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमने बाकी पूरा दिन फिर अब इसी तरह अरेंज कर लिया है। दरख्वास्त ये है कि हम सब भी इसके बाद ही इबादत के लिए जाते हैं, तो अ, और हाँ, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि हम इसको कल से ही शायद मदीहा मुझे करेक्ट करेंगी अगर ऐसा नहीं है, तो हम कल ही इसे यूट्यूब पे अपनी सारी प्रोग्राम्स को डालेंगे। अरे आ गई वापस। जी, 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 आ गई वापस। वाई-फाई प्रॉब्लम कर रहा है, तो आई हैड टू कनेक्ट ऑन माय फ़ोन। तो थोड़ी-सी ओके, शायद हो सकता है ओके, ओके। रेज़ोल्यूशन चेंज हो गई हो। हाँ, बस आज से आप कंटिन्यू, आप शायद बता रहे थे कि रमज़ान की वजह से, ताक रातों की वजह से हम हमने सारे नेचुरली, क्योंकि हमने गेस्ट को सबको इनलाइन किया हुआ है और सानिया को भी हमने रात के लिए बुक किया हुआ है। सानिया पूरा दिन बिज़ी होती हैं, तो फिर होस्टिंग का मसला हो जाएगा। तो हम शाम में अपने टाइम से कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उसको फिर हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। साथ-साथ फेसबुक के पेज पर भी वो रहती है टॉक। तो किसी भी वक़्त दिन में कोई भी देख सकता है उसको, जो रात में नहीं देख सकेगा तो वो दिन में उसको देख सकता है। वैसे भी ये 1 घंटे, सवा घंटे की है सिर्फ़, और सारी इस्लाही बातें हैं। सब बातें जो हम यहाँ कर रहे हैं वो जिस तरह मैं ममता को कहती हूँ कि ममता इस दुनिया की वज़ारत है, सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है। इससे बढ़कर कोई मिनिस्ट्री है नहीं। तो अगर हम उससे कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को, तो हम अल्लाह से ही कनेक्ट कर रहे हैं कि सबसे बड़ी वज़ारत को अंडरस्टैंड कर जाएँ हम, तो यही गोद है सबसे बड़ी तरबियत की। तो मदरहुड जिसके अंदर है, और जिसने मदरहुड से अपनी ज़िंदगी की डीलिंग्स की हैं या इंस्पायर होके की हैं, उनकी डीलिंग्स बहुत हद तक डायरेक्ट कनेक्शन पे होती हैं अल्लाह ताला के साथ। तो इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और उसके रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर देंगे। और अभी आज से 5 दिन कंटिन्यूअस हमारी किरण की मदर्स आ रही हैं, जो कि थोड़ी-सी घबराई-घबराई सी हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग कभी भी इस तरह लाइव नहीं आए हैं। लेकिन वो बहुत खुश हैं और बहुत कॉन्फिडेंट यूँ फ़ील कर रही हैं कि हम अपने प्रॉब्लम्स से गुज़र कर अब हील्ड फ़ील कर रहे हैं। वो हील हुई 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 मदर्स हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पर्पस को ढूँढ लिया है। और अब वो पर्पस जब ढूँढ लिया, तो वो बताना चाहती हैं कि उन्होंने वो कैसे पाया? वो कैसे उन उन उस दलदल से निकली, जो दलदल आपको नीचे की तरफ खींच कर जाता है, और उन्होंने इरादा कर लिया कि मैंने स्पाइरली ऊपर जाना है, नीचे नहीं। और उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो इंस्पायर होंगे। मैं इंस्पायर हुई हूँ। मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन किरण की माएँ हैं। हर रोज़ मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ कि इतनी हिम्मत और इतनी रेज़िलियंस, परसेवरेंस, गिव अप नहीं करती, और माशाल्लाह से, और उनका कनेक्शन जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ है, वो भी बड़ा गहरा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो इस बात पे यकीन रखती हैं कि जब मैं मेहनत करूँगी, मेरी नीयत साफ़ होगी, मुझे इसका फल मिलेगा। जो कहते हैं ना, उम्मीद अच्छी रखना, ये बड़ी इनमें आप नोटिस करेंगे इन सब मदर्स में। तो ये मदर्स सारी नर्वस ज़रूर हैं, क्योंकि पहली बार आ रही हैं स्क्रीन पर, एक्सेप्ट फॉर जो हुमैरा बच्चल आज आ रही हैं, वो तो माशाल्लाह आइकॉन है। वो भी हमारी मदर हैं, लेकिन माशाल्लाह उसका सफ़र तो बहुत छोटी सी उम्र से शुरू हुआ है, तो इसलिए उसने बहुत स्क्रीन के आगे वो आई हैं और कॉन्फिडेंट अब हो गई हैं। लेकिन उसने भी अपने बड़े यानी बड़ा लंबा सफ़र तय करके वो यहाँ तक आई हैं। सो ओवर टू यू सानिया। अब मैं बैक स्टेज जाती हूँ, हुमैरा को ले आएँ, मैं इससे सलाम कर लूँ। हुमैरा आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम माँ, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम कैसी हो बेटा? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सानिया, वालेकुम। ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच माँ। नहीं, मोस्ट वेलकम, इट्स एन ऑनर फॉर अस हुमैरा, ऑलवेज। तुम्हें देख कर तो मैं फ़ख्र से मेरा सर बुलंद हो जाता है, माशाल्लाह। अच्छा हुमैरा, जी तो करें शुरू गुफ्तगू? जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी तुमसे बात करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया कि भाई
कौन लड़की है, किससे बात कर रही हूँ मैं, वो तो चले जाता है, चले जाता है, चले जाता है। मैंने कहा अरे यार ये क्या है, कितना काम कर लिया है इसने, कितनी बड़ी लड़की है ये। लेकिन फिर मुझे हुआ एहसास कि जब इतनी छोटी उम्र से काम करना शुरू किया होगा और कब रुकी नहीं, ब्रेक नहीं आया, कॉमा नहीं लगाया, बस चलते गए, तो जाहिर है फिर वो अक्यूमुलेट हो जाता है बहुत सारा काम। तो जब मैं देखी, मैंने कहा यार वाओ, और मुझसे कोई तुम 10-12 साल छोटी उम्र में, तो मुझे अचानक से ना मेरे अंदर से एक वो, मुझे लगा दिल मेरा ना, क्या कहेंगे उसको, कि एक मजबूती का एहसास होता है ना, मुझे लगा कि जी। यार ये ओके काम है ये, हम लोग ऐसे कहते हैं यार ये ओके काम है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अच्छा मैं जी। सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछूंगी, उसके बाद हम्म, तुम अपने गोठ में रहती थी, अपनी फैमिली में, अपने घर के लोगों के साथ, हम्म, वो 12-13 साल की जो बच्ची थी, 12 साल की थी ना तुम, जी। उसको ये ख्याल कैसे आया कि मुझे पढ़ाई या एजुकेशन या तालीम मेरा गोल है? सनी, बेसिकली मेरा ताल्लुक मतलब एक बहुत ही गरीब घराने से, तो लेकिन गुर्बत में भी हमने अपने घरों में एक चीज़ देखी कि मेरे अब्बू बस चलाते थे, रोज़ाना की बुनियाद पे आमदनी होती थी, मेरी वालदा कपड़े सिलाई करती थी, तो जो आता था रोज़ आता था, रोज़ पकता था, रोज़ खाते थे। लेकिन उस रोज़ पकने और रोज़ खाने में भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती थी, वो ये कि अगर आधा किलो आटा आता था ना, उससे जितनी भी रोटियाँ बनती थी, तो एक रोटी मस्जिद जाती थी और एक रोटी पड़ोस के घर ज़रूर जाती थी। तो सोशलिज़्म या एक्टिविज़्म की जो तरबियत है, वो हमने गुर्बत में सीखी है। अपनी रोटी को आधा करके कैसे बाँटना है, ये हमने बचपन से देखा है। और फिर अगर मैं उसको तालीम की तरफ मोड़ूँ कि मुझ में ये क्यों जज़्बा उजागर हुआ या मुझे ऐसा क्यों लगा कि इतनी जंग करनी चाहिए, इतनी जिद्दोजहद करनी चाहिए, चुप करके बैठ के शादी करके घर चला लूँ या कुछ और कर लूँ। हर वक़्त सबसे क्यों लड़ती रहूँ किसी एक चीज़ के लिए। तो जैसे कि हमारी सीरीज़ का नाम है ना माँ के दिल की बातें, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं 12 साल की उम्र में ही माँ बन गई थी। क्योंकि जब मैंने एक बच्चे को अपने आगे सिर्फ़ इसलिए मरता हुआ देखा था कि उसकी माँ को दवा की तारीफ़ नहीं आती थी, तो मेरा दिल इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं था कि लफ्ज़ माँ शफ़क़त और मोहब्बत का पैकर है। लफ्ज़ माँ वो है कि जब रातों को डर लगे, तो जो हस्ती गले लगाए, जो दिलासा दे, जो तसल्ली दे, वो माँ है। एक माँ कैसे अपने हाथों से अपने बच्चे की ज़िंदगी उजाड़ सकती है। मुझे ज़्यादा वक़्त नहीं लगा इस बात को समझने में कि वो सिर्फ़ इसलिए मुमकिन हुआ कि उसकी माँ को चंद हिंद से पढ़ने नहीं आए, मतलब चंद डिजिट्स ही थे ना, वो चंद नंबर ही थे जो उस दवा पे लिखे हुए थे, अगर वो पढ़ लेती, तो वो अपने बच्चे की जान ले लेती। तो उस उम्र में मुझे सिर्फ़ सॉल्यूशन ये नज़र आया कि इसका हल सिर्फ़ ये है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, ताकि लोग ना मरें। तो मैं अक्सर फ़ोरम्स पे कहती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मेरा सफ़र इतना लंबा हो जाएगा, जिसके अंदर इतनी तरक्कियाँ, इतनी कामरानियाँ या मैं इतने लोगों की ज़िंदगियों पे असरअंदाज़ हो जाऊँगी। मुझे बिल्कुल इस चीज़ का वहमो-गुमान में भी नहीं था मेरे। मेरे वहमो-गुमान में सिर्फ़ इतना था कि मैंने उस मासूम को अपने आगे मरते हुए देखा था और मुझे सिर्फ़ इस चीज़ से मैंने अपना सफ़र का आगाज़ किया था कि मैं अब अपनी मौजूदगी में किसी और माँ को अपने बच्चे को कत्ल करता हुआ नहीं देखूँगी और मैं लोगों को तारीखें पढ़ाऊँगी। लेकिन मैं अक्सर कहती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मैं लोगों को तारीख पढ़ाते-पढ़ाते एक दिन खुद तारीख के हिस्सों में आ जाऊँगी कि लोग मुझे इतने अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। और मैं मैं अगर माँ होने के एहसास को अपने अंदर देखूँ, तो मुझे नहीं समझ आता था कि लोग रिश्तों को कैसे छोड़ देते हैं। मतलब जब मैं 14 साल की थी, तो मैंने एक बच्चे को गोद लिया था, 6 साल के बच्चे को। पड़ोस में उसकी माँ
उसकी माँ ने मतलब दूसरी शादी कर ली थी, अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था। वो अक्सर उस बच्चे को उसका बाप मारता था और वो अपने बाप की नफरत की नज़र सिर्फ इसलिए था कि उसके वालिद साहब को लगता था कि ये उस माँ का बेटा है जिसने मुझे छोड़ दिया है। तो मुझे नहीं समझ आता था कि लोग किस तरह से ये करते हैं, मतलब इस मासूम का आखिर कसूर क्या है। तो मैंने 14 साल की उम्र में ये स्टैंड लिया था कि मैं इस बच्चे को गोद लूँगी और ये मेरा बेटा होगा, इसको मैं पढ़ाऊँगी, मैं पालूँगी, इसका ख्याल मैं रखूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अपने पैरों पे खड़ा है। वो मतलब सोसाइटी को ओन करने जैसा है, पढ़ा लिखा है। तो मुझे खुशी होती है इन तमाम चीज़ों को देखकर। तो मैंने ज़िंदगी के ना मुख्तलिफ पड़ाव के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को देखा। पर मतलब मैंने मेरा इस तमाम पड़ाव में एक चीज़ देखी। इस पड़ाव में मैंने सॉरी आप प्लीज़। नहीं बोलो। आपका क्वेश्चन था? नहीं कंप्लीट कर लो बात। इस पड़ाव के अंदर मतलब मैंने रिश्तों में मोहब्बत, ममता, एहसास और उसके साथ साथ तालीम के लिए एक जद्दोजहद। मुझे अक्सर अपने पूरे सफ़र के अंदर जब भी लोग बहुत बड़ी मुखालफत करते थे, मेरा शुरू से रवैया ये था कि मेरी जंग वो जंग नहीं थी कि मैं मास पे खड़े होके बस लोगों को मुखालिफ होना सिखाती थी। मैं कहती थी चुप करके सर झुका के अपना काम करना है और अपना काम करना है। हमारा काम बोलेगा, मेरा काम बोलेगा, मेरे काम से आने वाली तब्दीली बोलेगी कि मैं क्यों ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ बच्चियों को पढ़ने दें, मैं क्यों कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ लड़कों को पढ़ने दें, मैं क्यों कहना चाह रही हूँ कि हमारी औरतों को अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने हुकूक के बारे में आगाह होने दें। आगाही का मतलब कतन मेरी नज़र में जंग नहीं था कि मैं माशरे के अंदर एक इंतशार चाहती हूँ। मैं उस तरह का मैं एक बहुत मोहब्बत और प्यार भरा माशरा, मैं क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था। मैंने बचपन से देखा था कि जब हमारे घरों के अंदर औरतों को लेबर पेन होता था तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि इसको अस्पताल मत लेके जाओ, और वो औरत उस दर्द में मरती है तो घर में मरे। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो लोग तबेले से दौड़ा के इंजेक्शन लाते थे, जो भैंस को सुई लगती थी वही जो है ना सुई और एक औरत को लगाई जाती थी और कहते थे कि दर्द कम हो जाएगा। तो मुझे ये डिफरेंस समझ नहीं आता था कि हम में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है। दुनिया में अस्पताल क्यों बने? क्यों एक औरत को अस्पताल जाने की इजाज़त नहीं? तो मेरी जंग सिर्फ इतनी थी ना कि थोड़ी-सी बराबरी दे दें, थोड़ा-सा एहसास दे दें, थोड़ी-सी मोहब्बत दे दें, थोड़ी-सी शफ़क़त दे दें, जिससे घर खूबसूरत हो सकता है, जिससे रिश्ते खूबसूरत हो सकते हैं, जिन रिश्तों में बच्चे अपनी ज़िंदगी बेहतर गुज़ार सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने इर्द-गिर्द जिन बच्चों को पढ़ाया, वो जब घरों से आते थे ना, तो वो शिद्दत से उनके अंदर एक चीज़ की कमी होती थी ना, वो कमी थी मोहब्बत की। क्योंकि घर में या तो नाइत्तफ़ाक़ी की चीज़ें होती थी या कम वसाइल की वजह से लड़ाई झगड़े होते थे, या वो घरों से ये तरबियत लेकर आते थे कि जी मतलब माँ की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि अम्मी को अब्बू भी मारते हैं, बड़े भाई भी उठ के उस पर हाथ उठाते हैं, बहन को भी हम मार सकते हैं। तो इस तरह की तरबियत लेकर आते हैं। और मेरा हमेशा से ख्वाब होता था कि हम एक प्यार भरा माशरा हो, एक ऐसा घर हो जिसके अंदर इज़्ज़त और एहतराम के साथ सब रहें। मेरी भी इज़्ज़त हो उस घर में, मेरे बाप की भी हो, मेरे भाई की भी हो, हम सब एक बराबरी, एक मोहब्बत की ज़िंदगी गुज़ार सकें। तो मेरी जो पूरी जहद थी या जो मेरा पूरा सफ़र था, वो सिर्फ़ इतना था कि थोड़ी-सी बराबरी दे दें, जिससे माशरा बेहतर हो सके, थोड़ी-सी इज़्ज़त दे दें, जिससे हम इस सफ़र में साथ बेहतर अंदाज़ में चल सकें। तो मुझे लगता था कि स्कूल ही वो वाहिद जगह है, जहाँ से इसकी तरबियत की जा सकती है। स्कूल ही वो वाहिद घर है, जहाँ से ये सब कुछ सिखाया जा सकता था, जिसके सबब मैंने ख्वाब देखा कि मैं एक स्कूल बनाऊँगी। तो उस स्कूल में मैं अक्सर कहती थी कि मेरा ये ख्वाब नहीं था कि मैं उर्दू, अंग्रेज़ी, मैथ पढ़ाऊँगी। मेरा ये था कि मेरे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने ना बने, एक बेहतर इंसान बन जाएँ, तो मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ कमा लिया। अच्छा, मेरा एक बात तुमने बहुत कई दफ़ा रिपीट की कि मैं ये नहीं चाहती थी कि कोई इंतशार हो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तो क्या इस तरह की कोई बात हुई थी कभी कि भाई आप क्या कर रही हैं, ये तो इससे इंतशार फैलेगा, या इस तरह का कोई कभी कहते थे तुमको कि क्या कर रही हो, ये सब गड़बड़ मच जाएगी इससे?
सानिया, पता है मैंने ना अपनी ज़िंदगी का वो बचपन जिसमें मुझे मेरे अब्बा से शफ़क़त मिलनी चाहिए थी, तो वो इन्हीं लोगों की बातों की नफ़रत की नज़र हो गया। क्योंकि मुझे देख के ना मेरे अब्बू को गुस्सा आ जाता था। वजह ये नहीं थी कि वो मुझसे नफ़रत करते थे, वजह ये थी कि वो जो सब सुनते थे ना मेरे बारे में, शायद वो उनकी मोहब्बत थी मेरे लिए, कि वो ये सब सुन नहीं सकते थे, जो लोग कहते थे कि तुम्हारी बेटी आवारा है, ये तो और लोगों को खराब कर रही है, ये देखो वो सारा दिन गलियों में घूमती फिरती है, कहती है कि बच्चे स्कूल भेजो, ये देखो ये क्या करती है, छोटी उम्र में शादियां होती हैं तो जाके थानों में खड़ी हो जाती है, ये देखो ये कहती है कि जो औरत को अस्पताल लेके जाओ उसका दिमाग खराब है, ये देखो ये क्या कहती है कि जी वट्टे सट्टे की शादियां नहीं होनी चाहिए, ये क्या है, अगर एक पे जुल्म हो रहा है तो दूसरी तो ठीक से रह रही है, उसको रहने दो, इसको ये सब इख्तियार किसने दिया है, और तुम बच्चल अपनी बेटी को नहीं संभाल सकते, इतनी आवारा लड़की तुमने पाली हुई है अपने घर के अंदर। तो वो इन तमाम बातों की वजह से मुझसे बेइंतहा नफरत करते थे, और मुझे घर में इजाज़त नहीं होती थी कि मैं उनके सामने जाऊँ। मेरी अम्मी मुझे अक्सर छुपा के रखती थी, क्योंकि मुझे देख के भाई अब्बू को गुस्सा आता था, तो या तो मेरी मार पिटाई हो जाती थी, या तो वो घर में कुछ और हो जाता था। तो इस डर में अम्मी हमेशा कोशिश करती थी कि मैं उनके सामने ना आऊँ। लेकिन मुझे अच्छा पता है उस वक़्त में भी ना सानिया, मुझे ऐसा लगता था ना, ये दौर ज़रूर पलटेगा और मैं इस दौर को पलटूँगी, और मेरे लिए कामयाबी का दिन वो दिन होगा जिस दिन मेरे अब्बाजान मुझे कहेंगे कि हुमैरा ये सब लोग गलत थे और तुम सही थी। और वक़्त ने ये भी देखा, वक़्त ने ये भी देखा कि जिस दरवाज़े से अगर मैं गुज़रती थी, ये मुझे आता हुआ देखते थे ना तो अब्बू मुँह फेर लेते थे, और वक़्त ने ये भी देखा कि मेरे ही स्कूल के दरवाज़े पे खड़े हो के अब्बू गेट पे हर आने वाले वालिदैन को वेलकम कर रहे थे और सबको कह रहे थे, बेटियाँ पढ़ाओ क्योंकि बेटी पढ़ाने से बेटी हुमैरा बच्चल बनती है। मैं हुमैरा बच्चल का बाप हूँ। और इस जुमले को पलटने में बहुत तको-दौंद लगी कि मेरे अब्बू कहते थे ना कि तुम जैसी मनूस बेटी अल्लाह किसी के घर में नहीं दे। और एक वक़्त था कि मेरे अब्बू मेरे नाम से, और बल्कि ये वक़्त है कि वो लोगों को ये नहीं बोलते कि मैं मोहम्मद बच्चल हूँ, वो ये बोलते हैं मैं हुमैरा बच्चल का बाप हूँ। लेकिन हुमैरा मुझे एक बात समझाओ कि अ, अभी भी तुमने कई दफ़ा ये बात कही कि मैं नहीं चाहती कि कोई अपने रिश्ते छोड़ दे, मुझे नहीं समझ में आता लोग मैं चाहती हूँ बस थोड़ी-सी इज़्ज़त दे दो, बस चाहती हूँ कि थोड़े अभी भी अ, ये सब चीज़ें जो एक तो माँगने की है नहीं, ये तो हमारा बुनियादी हक है, हम तो इसके साथ पैदा होते हैं। ये तो ग़स्ब की जाती हैं, हमें किसी को देनी नहीं है। ये तो हमारे पास थी ही, हमसे ले ली गई हैं। तो अभी भी तुम्हें गुस्सा नहीं आता है कि यार एक तो आप बेसिक बात समझ नहीं रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि ये आपका हक है कि आप मुझे बताएँ और आप मुझे एक जानवर तकरीबन जानवर की तरह ट्रीट करें। आप मुझे इंसान भी ना समझें और फिर मैं आपसे अगर ये कहूँ कि भाई मुझे इंसान तो समझो, तो आप मुझे मारें-पीटें, मुझसे नफ़रत करें। गुस्सा नहीं आता था तुम्हें? पता है मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मैं समझती हूँ हम जैसे लोग शायद जज़्बाती होते हैं, और शायद अच्छा है जज़्बाती होना, क्योंकि हम जज़्बाती नहीं हो तो फिर हमेशा तूफ़ान ना मचाएँ। तो सही तो बात है वैसे ये सही हाँ, बात है। हाँ, क्योंकि थोड़ा-सा पागलपन होना ज़रूरी है, हाँ। थोड़ा क्योंकि नहीं हाँ, काफ़ी। हाँ, क्योंकि हम बिल्कुल नॉर्मल हो ना तो फिर नॉर्मल लोग इस तरह की हरकतें नहीं कर पाते। नहीं नॉर्मल अ, लोग तो एडजस्ट कर जाते हैं ना, नॉर्मल लोग चीज़ें बदलते थोड़ी हैं, तो पागल लोग बदलते हैं, बिल्कुल। है तो ना? मुझे काफ़ी गुस्सा आता था, लेकिन मैं अक्सर देखती थी कि गुस्सा शायद इस मसले का हल नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि उससे मैं अपनी बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि अ, चाहे मेरी कम्युनिटी हो, चाहे मेरा फ़ोरम हो, चाहे वो जिरगे हों जहाँ पे मुझे या मेरे घर को बुला के तज़लील की जाती थी कि ये क्या हरकतें की जा रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे फ़ोरम दिया जाए ताकि मेरी आवाज़ को सुना जाए, मेरे लफ्ज़ों को सुना जाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो मुझे खुशी होती थी
कि लोग मुझे फॉरम्स दें और मैं बात करूं। मुझे गुस्सा नहीं आता था, मुझे लगता था कि वो कड़े सवाल करें ताकि उन कड़े सवालों के मैं जवाब दे सकूं, और वो भी दलाइल के साथ मैं जवाब दे सकूं कि आखिर एक औरत को घर की चार दीवारी में आप क्यों बंद करना चाहते हैं। ठीक है, आप बंद करें, लेकिन एक औरत, एक सल्तनत, एक घर उसकी सल्तनत है, वो सल्तनत की मालकिन है। आप नहीं चाहते हो कि वो मालकिन ऐसी हो कि वो आपकी सल्तनत को और खूबसूरत करे। जब वो तालीमी याफ्ता होगी तो आपको बेहतर बच्चे दे सकेगी, आपको तरबियती याफ्ता औलाद दे सकेगी, आपके घर के बजट को अच्छा कर सकेगी। जब आपको खुदा न खास्ता उस औरत की ज़रूरत पेश आए, डिसेबिलिटी हर बंदे के साथ हो सकती है, हादसा हर शख्स के साथ हो सकता है, जब आप माजूर हो जाएं तो क्यों नहीं चाहते कि एक मजबूत औरत आपको अपने कंधों पे उठाए, रादर देन के गली मोहल्ले के लोग जो है ना आपको ज़कात खैरात दें, आपकी बीवी आपका कंधा क्यों नहीं बने। तो मुझे लगता था मुझे ऐसे फोरम मिले ताकि मैं उन मर्दों से बात कर सकूं। तो मुझे गुस्सा नहीं आता था, मुझे खुशी होती थी कि वो लोग मुझे बोलने का मौका देते थे और मैं अपनी बात रख सकूं उनके आगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसा ही हुआ। और मैं तो कहती हूँ कि ये बहुत बहुत अल्लाह का करम है, बहुत अल्लाह की मेहरबानी है, नवाजिश है मेरे ऊपर कि मैंने जब जब अपने रब से जो जो मांगा, और मांगा क्या बल्कि जो वहमो गुमान में सोचा भी, अल्लाह ने मुझे ऐसे नवाजा कि मुझे नहीं पता कि किस दर से आया। सानिया, पता है मैंने ना ड्रीम स्कूल, जो मेरा पहला स्कूल था जो मैंने बनाया, उसका ख्वाब मैंने उस वक्त देखा था जब मुझे दिन की 10 रुपए खर्ची मिलती थी। मेरी जेब में 10 रुपए पॉकेट मनी थी और मैं करोड़ों का स्कूल बनाना चाहती थी। मुझे अक्सर लोग सवाल करते थे कि तुम ये क्या बातें करती हो, तुम पागल हो, तुम्हारे बाप की रोजाना आमदन 200 रुपए से कम है, घर के खर्चे पूरे होते नहीं, एक वक्त खाते हो एक वक्त सोते हो, और कहते हो कि मैं एक आलीशान स्कूल बनाऊंगी जिसमें ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। और पता है क्या, मैंने जो जो बोला और वो सब हकीकत हुआ। और 2014 में वो ख्वाब जो है ना, वो मैंने उसको जिंदा होते हुए देखा अपनी आंखों के आगे। तो मैं अपने आप को इतना लकी फील करती हूँ कि अल्लाह का इतना बड़ा करम है, इतनी बड़ी मेहरबानी है मेरे ऊपर। और मैं ये शायद मैं समझती हूँ कि मेरी अम्मी मुझे हमेशा सिखाती थी, और मेरा उस सिखाने में पे मेरा ईमान बढ़ता गया इस बात के ऊपर कि जब आप खल्के खुदा का काम करते हो तो वो काम आपका नहीं होता, वो मेरे रब का होता है, और इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली हुई होती है। आप तो एक छोटा सा जरिया होते हो, जो बस एक छोटा सा मोहरा होता है, जो बस सोचता है कि ये होगा, वो करने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो मेरी जिंदगी में सारी चीजें ऐसी ब्लेसिंग्स की तरह होती गई। हाँ। तो बहुत बड़ी मेहरबानी अल्लाह की। बताओ, बेशक मुझे एक चीज ये बताओ कि मैं ऐसी सोच रही हूँ कि मैं जब गांव वगैरह में बच्चों को देखती हूँ तो एक तो वसाइल की कमी, एक्सपोजर की कमी, तालीम की कमी, लड़कियों के लिए और भी चीजों की पाबंदियां, गुफ्तगू की भी पाबंदी कि भाई इतना खुलकर आप लोगों से बातचीत नहीं कर सकते, आप मेल मिलाप नहीं कर सकते। जैसे लड़के एक दूसरे से बातें सीख लेते हैं ना, कहीं बैठे इकट्ठे बैठे सीख ली हैं, लड़कियां तो नहीं सीख सकती हैं। तो ये सब बातें जब तुम सोच रही थी तो कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हें ये मामला समझने में मदद की, तुम्हें रास्ता दिखाने में मदद की कि यार ऐसे नहीं ऐसे कर लो, या ये खुद ब खुद कर रही थी तुम सारा कुछ? असल में मेरे अंदर ना एक बहुत शुरू से एक मसला था। वो मसला ये था वो मसला ये था, एक मसला नहीं था तुम्हारे साथ बहुत मसले थे। सवाल करने की आदत, बेजा सवाल करने की आदत, और दूसरा मुझे ऐसा लगता था जरूरत इजाद की माँ है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, जब हमने शुरू में स्कूल खोला तो लोग नहीं आते थे, मतलब अपने बच्चों को नहीं भेजते थे। और हम मतलब जब हमने स्कूल खोला तो मुझे नहीं पता था कि कोई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सपोर्ट करती हैं, खुलते हैं। हमें तो बस लगा कि यार ये हमारे पेट में तकलीफ है और ये दवा है इसकी, ये खानी है, यूं समझ के हमने काम शुरू किया अपना। ठीक है। तो जब स्कूल का काम स्टार्ट हुआ, मतलब काम से मुराद ये कि एक बोर्ड, एक कुर्सी, एक चटाई, कॉपी, तो मुझे लगता था कि अच्छा, मोहल्ले के अंदर जब किसी के घर में बीमारी होती है और वो उस खर्चे को उठा नहीं सकते तो लोग घर घर जाके चंदा करते हैं और कहते हैं बीमार की मदद करो। शादी होती है तो घर घर जाके चंदा करते हैं कि यार फलानी की बेटी की शादी हो रही है, हम सब मिलके उसकी मदद करेंगे। यार तालीम भी तो बहुत बड़ा मसला है, पढ़ाना भी तो, ये तो बुनियादी हक है। मैंने टीवी पे भी देखा है, सुना भी है, स्कूल में भी मैं जाती हूँ तो मुझे पता है। तो इसके लिए मोहल्ले वाले क्यों नहीं मदद कर सकते?
बस जी अगली सुबह हम लोगों ने घी का डब्बा उठाया, ढोल बजा के घर घर गए और जी बोले स्कूल के लिए चंदा दो, स्कूल के लिए चंदा दो। भगाया लोगों ने घर से अपने क्या भगा फजूल के काम के लिए क्या फजूल काम के लिए चंदा ने। लेकिन एक आध लोगों ने दिया भी, हंसे, दिया और हौसला अफजाई की, तो उम्मीद बनी मेरी। मुझे लगा कि यूं इसका हल निकाला जा सकता है। जैसे मुझे लगता था कि स्कूल में कॉपियां किताबें चाहिए, तो मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि लोग अपनी किताबें और कॉपियां रद्दी वाले को क्यों बेच देते हैं, ये पुरानी कॉपियां किसी और बच्चे के तो काम आ सकती हैं। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कचरे का डब्बा है, तो हर क्लासरूम में एक किताब डब्बा क्यों नहीं हो सकता, जिसमें बच्चे अपनी वो चीजें डाल दें जो उनको नहीं चाहिए। तो यूं सोच सोच के मैंने बचपन में अपने सारे मसलों के हल यूं निकालती गई। लेकिन जब ये छोटे छोटे मसले यूं यूं हल होते गए, लेकिन जब बड़े बड़े मसले आते गए, तो फिर उसके लिए जब अल्लाह ने मुझे फॉरम्स दिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप बहुत छोटी उम्र में होते हैं और आपको कोई मतलब कोई इतना बड़ा जिस तरीके से इदारे प्लान करते हैं इस तरह की चीजें नहीं होती, लेकिन बस एक एक्टिविज्म होता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी अपनी मिसाल बताऊं कि जब मेरी स्मॉल ड्रीम डॉक्यूमेंट्री जो है लाहौर में दिखाई गई, तो एक बहुत बड़ा फोरम था, लोग ऑडिटोरियम में थे, सब पूछ रहे थे कि तुम्हारा क्या मसला है। तो उन दिनों ना मालिक मकान हमें बहुत तंग कर रहा था, वो रोज आके ताला लगा लेता था और स्कूल से हमें बाहर निकाल देता हाँ, ये सुना था मैंने कि वो बार-बार था। स्कूल हाँ, बंद कर जाता था। बंद कर जाता हाँ, था। तो मैं हाँ, बहुत परेशान थी, या अल्लाह क्या करें। और मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा अगर मैं मर गई तो मेरे स्कूल का क्या होगा, क्योंकि वो अक्सर ऐसा होता था ना कि लीडरशिप चली गई और पीछे सब कुछ बंद हो गया। तो ये भी एक एग्जाम्पल थी मेरे सामने। तो मैंने उस मतलब फॉरम पे पता है, उस उम्र में हाँ, तुम मरने-वरने का भी सोच लिया था मैं तुमने। मरने वारने का कि मर सोच के गई तो बैठी हुई थी क्या होगा। और मैंने ये तैयारी करके रखी हुई थी कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए तो काम नहीं रुकना चाहिए। मैं अक्सर टीम को भी ये कहती थी, अच्छा टीम पता है टीम क्या खूबसूरत टीम, 12 साल 11 साल के सारे छोटे छोटे बच्चे, वो मेरी टीम और मैं उनकी लीडर 14-15 साल की, और अम्मा उनकी अम्मा वाह, 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 और वाह! तो अच्छा उस अम्मा को उस उम्र में भी पता है सबकी टेंशन होती थी। ईद आती थी तो मेरे बच्चे, अब कोई मुझसे पूछता था ना, मैं मतलब कहीं पे बात होती थी कि मेरे बच्चे, मुझे उनके लिए ईद चाहिए, तो लोग एक नजर मुझे ऐसे देखते थे, तुम्हारे बच्चे, तुम खुद बच्ची हो, अब कौन से हाँ। कितने बच्चे हैं, मेरे 8 बच्चे हैं। अच्छा 8 बच्चे, 8 बच्चों के लिए ईद के कपड़े चाहिए, 8 बच्चों के लिए जूते चाहिए पहले तो कहते तो होंगे ये झूठ बोल रही है, ये ये कोई झूठ बोल स्कैम रही है। है, बिल्कुल। तो मैं हाँ, अब ये आपको ठग बता रही रही है। थी, बिल्कुल। तो ऑडिटोरियम में जो फ़िल्म दिखाई गई तो उन्होंने सवाल किया कि जी आपको क्या चाहिए? तो उन दिनों हमें ताज़ा-ताज़ा मालिक मकान ने निकाला था और हम गली में पड़ा रहे थे। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे स्कूल के लिए ना ज़मीन चाहिए। तो ऐसे ही वो ज़मीन का इंतज़ाम हो गया 1 महीने के अंदर। जब ज़मीन मिल गई तो मैं परेशान हो गई। उफ़! ज़मीन तो मैंने माँग ली, इसको बनाने के तो पैसे मैंने किसी से माँगे ही नहीं, ये कैसे बनेगा ये? तो यूँ मतलब एक तरीके से अनप्लान जो है ना चीज़ें थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर ज़िंदगी के सफ़र में अल्लाह ने बहुत खूबसूरत लोग मुझे दिए, बहुत मुख़लिस लोग दिए। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने मुझे बेहतर रास्ता दिखाया, जिन्होंने मुझे दिखाया कि ऑर्गेनाइज़ेशंस कैसे बनती हैं, कैसे काम होता है, कैसे आप अपने काम को ऐसे करते हैं कि कल को अगर आप रहें, ना रहें, इदारे रहें, नाम रहे, काम रहे। मैंने फिर 2012 के बाद अपने मतलब उस एक्टिविज़्म के काम को एक पूरे प्रोफ़ेशनल वे में करना शुरू किया, सीखना शुरू किया और उसको उस अंदाज़ में किया कि मैं रहूँ ना रहूँ, कल को ये इदारा रहे और ये लोगों को सर्व करता रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2014 में इसमें सक्सीड भी हो गई कि एक फुल फ्लेज इदारा बना के खड़ा किया, जिसके अपने एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने ज़ाब्ता इख्तियार और दायरे हैं, जो इस बात की मुझे उम्मीद और इत्मीनान है कि अगर मैं कल हूँ ना हूँ ये सफ़र चलता रहेगा, जिसमें इंशाल्लाह। पढ़ने-पढ़ाने का सफ़र है, इंशाल्लाह लोगों की तरक्की का सफ़र है। पर ज़िंदगी में सब कुछ इतना अच्छा-अच्छा नहीं होता। 2014 में मैं एक तरीके से एक बहुत ज़हनी अज़ियत और एक ट्रॉमा से गुज़री कि ज़रूरी नहीं ज़िंदगी में आपको सभी लोग अच्छे और मुख़लिस मिलें। कुछ लोग ऐसे भी आपको मिल जाते हैं जो आपको वक़्त और ज़रूरत के लिहाज़ से आपको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरी कभी-कभार आप पता है कभी-कभार ऐसा भी होता है ना कि आपकी बेजा अच्छाई जो है ना वो भी आपके लिए कभी-कभार नुकसान हो जाती है। तो ज़हमत बन मेरे साथ जाती है। ज़हमत बन जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ और 2014 में मतलब मेरी शादी भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और
मतलब मैंने अपने पसंद की शादी की, तो हाँ जी, बस तो मैं इवन कह रही हूँ ना, तुम्हारे साथ शुरू से ही कितनी बातें, तो हाँ, एक थोड़ी कितनी बातें गड़बड़ है। हाँ, तो तो अब लोग बता रहे हैं अपनी पसंद की शादी भी कर ली, हाँ, अरे भैया। आपको आपको पता है, आपको ये स्टोरी पता है कि मेरे वालिद साहब ने मेरी फर्स्ट एंगेजमेंट अपनी पसंद से की थी, और उन्होंने जो है ना इस शर्त पे मुझे पढ़ने की इजाजत दी थी कि मैं उनकी पसंद के लड़के से शादी करूंगी, क्योंकि उनको सिर्फ ये खौफ इतना था। मशरूत, ये जो माँ बाप की मशरूत मोहब्बत होती है ना, ये मुझे हमेशा बॉदर करती है कि तुम ये कर सकती हो अगर तुम मेरी मर्जी के मुताबिक ये कर लो। यस, और पता है मुझे क्या, मुझे जब लगा ना कि यानी जब मैं मैट्रिक का पेपर देने जा रही थी और झगड़ा हुआ था हमारे घर में, मेरे वालिद साहब ने अम्मी को मारा, मुझे मारा, फिर मैंने कहा कि आप बात करें, आखिर आप ये क्यों कर रहे हैं, मतलब आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं पढ़ जाऊंगी तो मैं क्या कर जाऊंगी, आपको डर क्या है, आप अपना डर बोलें तो हम मिलकर उसका हल निकाल लेते हैं। तो उनका डर सिर्फ इतना था कि जी तुम पढ़ लिख जाओगी तो कल जो है ना तुम शादी कर लोगी अपनी मर्जी से, और फिर खानदान वाले क्या बोलेंगे कि ये अपनी बेटी नहीं संभाल सका। मैंने कहा ओह, मसला सिर्फ इसका है कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी, आप मुझे पढ़ने दें, आप अंधा लाएं, लूला लाएं, लंगड़ा लाएं, बोले कबूल है, मैं बोलूंगी कबूल है। लेकिन पता है सानिया जी, उसके पीछे मुझे एक चीज का यकीन था कि मैं ये कभी होने नहीं दूंगी, मैं अपने आप को इस काबिल बनाऊंगी मैं अपने आप को इस काबिल बनाऊंगी कि मेरे अब्बा जान खुद खड़े होके कहेंगे कि नहीं, इसकी मर्जी का। इसकी मर्जी। और ऐसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अब्बू ने मेरी फर्स्ट एंगेजमेंट खुद की, उसको खुद तोड़ा, और खुद खड़े होकर सबके सामने कहा कि इसको इजाजत है, ये अपनी मर्जी का लड़का चुन सकती है। तो मैं अक्सर लोगों को कहती थी, उस वक्त मैं चाहती तो मैं ये कह सकती थी कि नहीं, जो अब्बा करे, जो अम्मा करे। मुझे लगा कि यार, मुझसे पहले मेरे पीछे आने वाले जितने लोग, या मुझसे गुजरे हुए जितने लोगों ने कभी ये नहीं किया, कभी कभी किसी ने ये कदम नहीं उठाया, मैं उठाऊंगी, ताकि मेरे बाद आने वाले अगर किसी बच्चे के अंदर वो ये ख्वाहिश उजागर होती है तो उसको दुरुस्त रास्ता मिले, वो दुरुस्त तरीके से अपनी मर्जी अपने वालिदैन के आगे रख सके, रादर देन कि वो एक गलत तरीका इख्तियार करे, जिसके सामने ये तो मिसाल हो कि हाँ लोग, हाँ हमारे खानदान में भी किसी ने अपनी मर्जी और पसंद से शादी की, और उस शादी में उसके माँ बाप ने डांस किया और खुद अपनी बेटी को मोहब्बत से रुखसत किया है, तो कोई ये मिसाल देने वाला हो। तो मेरी जिंदगी क्यों ना किसी के लिए मिसाल बने, रादर देन कि वो बच्ची कोई और गलत राह चुने कि जी हमारे खानदान में तो इस चीज की इजाजत ही नहीं, तो फिर इसके लिए गलत रास्ते निकाले जाएं। तो एक चीज अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताओ मेरा कि और ये मैं पूछती हूँ अक्सर, जो हमारी दोस्तें हैं, हमारे जैसी दोस्तें हैं मेरी, बहुत सारी हैं अब तो माशाल्लाह से, मैं उनसे अक्सर ये पूछती हूँ कि उन सब का एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनमें से कोई भी अपना घर, खानदान, माँ बाप, इन्हें छोड़ के तोड़ के नहीं निकलना चाहता। वो कहते हैं कि नहीं यार, हमारे माँ बाप हमारे साथ साथ तब्दील भी, वो भी हमारे साथ तब्दील हो। नहीं भी होते, बहुत सारे नहीं भी हो पाते और मामलात बिगड़ जाते हैं और उनको घरों से निकलना पड़ता है, या और बाद में वो कबूल कर भी लेते हैं, ज़ाहिर है, क्योंकि वो देख सकते हैं कि वो ठीक बात कह रहे थे यार, तालीम का मतलब ऐसे ही तो दुनिया नहीं भाग रही इल्म के पीछे, हजारों साल से इल्म के को हासिल करने के लिए नहीं तको-दो कर रही। फर्क तो पड़ता है। तो जब ये जो तुम्हारी ख्वाहिश है कि ये जो तुम्हारी कोशिश थी, और मुझे पता है कि इसमें बड़ी तकलीफ होती है, इसमें फ्रस्ट्रेशन भी होती है, हर बात में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, माँ बाप को आपकी बात समझ में नहीं आ रही होती है, आपको हर वक्त डर लग रहा होता है कि कल ये कोई ऐसा कदम उठा लेंगे जिस पर मैं वापस नहीं जा सकूंगी, जिसको मैं रोक नहीं सकूंगी, क्योंकि बहरहाल अथॉरिटी तो वो है। तो जब ये ख्वाहिश क्यों है तुम्हें, मैं ये समझना चाहती हूँ कि बच्चियों की ख्वाहिश क्यों होती है कि नहीं यार, माँ बाप को छोड़ना नहीं है, वो हमारे साथ साथ तब्दील हो जाए तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली पता है, मुझे ये लगता था ना कि जब मैं अपने घर में, मतलब एक बच्चे के लिए एक माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत या शफकत करने वाली दुनिया की कोई हस्ती नहीं हो सकती है, ये तो तयशुदा बात है। जो बीच का कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पता है क्या है, वो रस्म और रिवाज और रिवायतें हैं जिनमें हमारे माँ बाप जिंदा थे और वो उनके साथ पले बड़े हैं। मैं अक्सर कहती थी कि मेरे वालिद साहब गलत नहीं थे, वो जिस सोच के साथ पले बड़े थे ना, उस सोच में मसला था, और सोच तब्दील हो सकती है, उसे किया जा सकता है। ये मेरा ईमान भी है और ये मेरा प्रैक्टिकल भी है, मैंने किया भी है इसको, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार शायद मुझसे कोई कोई भी नहीं कर सकता।
और ये शायद उनकी मोहब्बत ही थी, उनकी इनसिक्योरिटी थी ना कि उनकी बेटी के बारे में जिरगे में लोग क्यों बात करते हैं, उनकी बेटी को खड़े होकर लोग गली में क्यों गाली देते हैं। तो वो मोहब्बत थी, लेकिन वो मोहब्बत शायद वो उस तरीके से उसको वो बयान नहीं कर सकते थे या उसको वो इजहार नहीं कर सकते थे। वो मोहब्बत उनका गुस्सा और नफरत बन के उनको लगता था कि अच्छा मैं उनकी औलाद हूं ना, मुझ पे निकाल सकते। वो बाहर खड़े होकर किसी बंदे को जवाब नहीं दे सकते थे कि मेरी बेटी के बारे में ऐसा मत बोलो, और लेकिन वो मुझ पर आकर गुस्सा उतार सकते थे इस चीज के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स जो है ना, उनको अगर हम बेहतर माशरे का कयाम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम लोगों के लिए रोल मॉडल्स क्रिएट करें, और अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी हम जो कर रहे हैं हम ठीक हैं, हम राइट हैं, जब आप राइट होते हैं, जब आप ठीक होते हैं, जब आप किसी भी मसले के लिए स्टैंड लेके खड़े होते हैं, तो उसके लिए हार्डशिप्स जरूर आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप फिर रिश्तों की तबाही मचा दें। क्योंकि एक 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 दुरुस्त बात को करने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको गलत रास्ता इख्तियार करने की जरूरत है। दुरुस्त बात तो खुद ही दुरुस्त है ना, सच तो खुद ही सच है ना। तो वो देर से समझ जरूर आता है, लेकिन जब वो समझ आता है ना, तो वो मजबूत चट्टान बन के खड़ा होता है। पता है, अक्सर ना मेरे मोहल्ले के लोग या हमारे खानदान के लोग जब मेरे बारे में बहुत गलत बातें करते थे, तो मैं बहुत डिसार्ड हो जाती थी और मैं रोती थी कि ये क्यों करती है ऐसे। और अक्सर मैं रो के ना, जब अम्मा की गोद के अंदर लेटती थी, तो मेरी अम्मी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे बालों को सहलाते हुए मुझे कहती थी, हुमैरा तुम्हें पता है तुमको क्या करना है? तुमको करना ये है कि ये जो लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें करते हैं ना, ये जो तुम्हारी मुखालिफत है, उसको तुमने हिमायत बनाना है। और जिस दिन मुखालिफत हिमायत बनती है, तो उससे बड़ी ताकतवर हिमायत और कोई नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारे मुखालिफिन को तुम्हारी हर चीज का पता होता है। और जब मुखालिफिन हिमायतीन बनते हैं ना, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। और पता है, मुझे ऐसा लगता था ना कि मुझे एक दूसरी एनर्जी मिल गई। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जो अपोजिशन है ना, उसको साथ लाके खड़ा करना है। जिस दिन अपोजिशन साथ लाके खड़ी हो जाएगी, उसमें से कोई एक भी आके खड़ा हो जाएगा ना, मुझे 100 लोगों को अपनी बात समझाने में और आसानी हो जाएगी। यार मुझे लगता है ये सीरीज का नाम बदल के ना मुझे कुछ और रख लेना चाहिए। सबीना, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। ये एग्जैक्टली पॉइंट्स है जो उन लोगों को समझ में आने चाहिए जो हुकूमत में बैठे हुए। तुम लोग आगे इलेक्शन लड़ो यार, आ जाओ तुम लोग। इससे तो ऑर्गेनाइजेशन बनानी आती है, लोगों को साथ लेके चलना आता है, ऑपोजिशन को अपने साथ मिलाना आता है। भाई तुम लोगों को करनी चाहिए हुकूमत, है कि नहीं सबीना? प्लीज बताएं मुझे, सही बात है कि नहीं? इतनी बड़ी बात तुमने हुमैरा, और इतनी फिलोसफर्स वाली तुमने बात की है कि मेक योर एनिमीज योर फ्रेंड्स, बिकॉज योर एनिमीज हैव द बिगेस्ट रिसर्च ऑन यू। वो आपके बारे में इतनी मालूमात रखते हैं बिकॉज वो आपको तबाह करना चाहते हैं, तो इसलिए खूब मालूमात रखते हैं। तो जब वो आपके दोस्त बन जाते हैं तो वो सबसे सबसे बेहतरीन दोस्त बनते हैं। मगर ये बड़ा मुश्किल काम है, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल काम। मैं बल्कि यही पूछने वाली थी मेरे से कि देखो, ये कहना तो बहुत आसान लगता है, अब जब वो उम्र भी तुम्हारी गुजर गई और तुम अब इतनी आगे आ गई, समझ में भी इतना इजाफा हो गया, पीछे गुजरी हुई चीजें आसान लगने लगती है ना। लेकिन उस वक्त एक बच्ची के लिए, एक कम उम्र लड़की के लिए, ऐसे माशरे में जहाँ हर तरफ से ऑपोजिशन आ रही है, उसके लिए ये बात सोचना कि मैं इन सब लोगों को साथ लेके चलूं, उसके लिए जो बर्दाश्त चाहिए ना, आमतौर पे वो नहीं होती ना हमारे अंदर। क्योंकि हमें लगता है कि परसों तब्दीली आ जाए, परसों ये काम हो जाए, क्योंकि मैंने सोच लिया है, मुझे तो समझ में आ गया है, अब हो जाए। मगर ये बात समझना कि चेंज आने में वक्त लगता है, कभी बात नहीं समझी जाएगी, अक्सर सुनी भी नहीं जाएगी, लेकिन मुझे तो भाई लगे रहना है, मुझे तो बात करते रहना है, मैंने तो बार बार कहना है। तो ये जो मैच्योरिटी चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग जो चाहिए, ये मैं समझना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आई, क्योंकि ये नेचुरल नहीं होती। ये तो आदमी बड़ा, लोग कहते हैं भाई हमने फलानी चीज पढ़ी, हमने ये पढ़ा, हमने वो पढ़ा, हमने यू नो फिर भी ऐसी ऐसी हुकूमतें बनाते, इतना पढ़ के तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जो लोग चेंज के लिए स्ट्राइव करते हैं, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत दिखाते हैं कि अपने सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं, उनको उनको ये बर्दाश्त कैसे डेवलप करें? वो
वो समझ कहाँ से आए उनके अंदर? मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने बारे में इतना कह सकती हूँ कि ये शायद अल्लाह की मेहरबानी है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे सब्र की दौलत से माला माल किया। और मुझे लगता था कि सब्र से जो है ना आप आप अपनी सब्र की ताकत से सब कुछ कर सकते हैं। और मुझे हमेशा से एक चीज़ पे ईमान और यकीन रहा है कि जैसे कि आपने कहा है ना कि तब्दीली वक्त मांगती है और उसको वक्त देना पड़ता है। और आपका अगर इस चीज़ पे भरोसा है ना कि आप दुरुस्त हैं, आप ठीक हैं, वो एक ना एक दिन ज़रूर सच बन के साबित हो जाता है। मैं इतने सब अच्छे दौर के बाद भी ना सनी, पता है 2014 में जब मेरी शादी हो गई तो मेरे साथ एक बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि जब आपको ज़िंदगी में जब आपके साथ सारे लोग चलते हैं ना, सभी लोग अच्छे नहीं होते हैं। कुछ लोग कुछ वक़्त पे आपका गलत इस्तेमाल करते हैं और आपको मिसयूज़ करते हैं, या आपका जो ओवर ट्रस्ट है लोगों के ऊपर, वो भी आपके लिए बसा औकात नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो मैंने मैंने इतने एक सक्सेसफुल सफ़र के बाद, इतने सारे तजुर्बात के बाद, एक और तजुर्बा भी ज़िंदगी ने मुझे सिखाया। और उसको सीखने के बाद जो है ना मुझे ऐसा लगा कि मैंने जितना भी स्ट्रगल की 10, 11, 12 साल, वो सब उस 1 साल में मुझे ज़ाया होती भी नज़र आई। और उस दौर में पता है मैं प्रेग्नेंट भी थी, और मेरी प्रेगनेंसी भी अपने आप में एक मौजज़ा है। बिकॉज़ मुझे 2010 के अंदर ना ओवरीज़ हो गई थी, ये जो सिस्ट जिसको हम कहते हैं। तो ये मल्टी थी, मतलब ड्राई भी थी और ब्लड बेस्ड भी थी। तो वो तकरीबन कोई 11 सिस्ट थी जो मेरे जो है ना यूट्रस के करीब करीब थी। मुझे डॉक्टर ने कहा कि जी इसको हम रिमूव करेंगे, आपकी सर्जरी होगी, और काफ़ी लंबा प्रोसीजर चलता रहा, बहुत बहुत लंबा चला। और फिर लामाला मुझे डॉक्टर ने ये कह दिया कि आप कभी ज़िंदगी में शायद माँ नहीं बन सकेंगी। तो 2014 में जब मेरी शादी हुई तो उस्मान इस चीज़ से अवेयर था कि मैं शायद इस नेमत से माला माल नहीं होंगी। लेकिन आपको पता है मेरा दिल नहीं दुखता था इस बात पे, क्योंकि मैं फिजिकली माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन मैं माँ थी। और मुझे पता नहीं क्यों ना डॉक्टर ये सारी बातें करते थे, लेकिन मैं इस बात से ना सैड नहीं थी, उदास नहीं थी, मेरा अंदर उदास नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, ये बात है, जब होगी तब देखी जाएगी। तो अक्टूबर 2014 में मेरी शादी हुई और नवंबर में मेरी प्रेगनेंसी हुई, और मेरी बेटी महर अगस्त 2015 में इस दुनिया में आई। लेकिन वो दौर मैंने उस दौर के अंदर मुझे कुछ ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस रहे, कुछ रिश्तों के चैलेंजेस रहे, कुछ लोगों के ऊपर ओवर भरोसे की वजह से जो है ना मैंने ज़िंदगी में आप गलतियाँ करते हैं और आप गलतियों से सीखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिस पे आपको लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे अगर आपकी शख्सियत और आपका नाम जुड़ा है तो आप नहीं कर सकते लोगों के ऊपर ट्रस्ट। लेकिन ओवर ट्रस्ट जो है वो आपको डुबोता है, और 2014 और 15 में मेरे साथ यही हुआ। लेकिन आपको पता है कि इतना सब गंवाने के बाद जब मैंने अपनी बेटी महर को जब पहली बार देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिछले 1 साल की थकावट 1 मिनट के अंदर दूर हो गई। और उस बच्ची को देखते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी का एक सफ़र और एक हादसा जब ड्रीम स्कूल बना सकता था, तो मेरे अपने बच्चे की मुस्कुराहट और मेरी अपनी बच्ची जिसका एहसास उसने एक नई हुमैरा को पैदा किया। और मैं अगर आज किरण के प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ या सबीन माँ के साथ हूँ, तो मैं अगर इस रिश्ते की तरफ आऊँ, तो मैं कहती हूँ कि सबीन माँ अल्लाह की नेमत की तरह है मेरे लिए, क्योंकि मैं 2015 में ना मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, लाइक आई एम हेल्पलेस। मुझे नहीं समझ आता था कि मैं अपना दुःख किसके साथ जाके बाँटूँ। मैं किसी को नहीं बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्यों गुज़रा है। तो जब महर पैदा हुई, महर जब 3 महीने की थी ना, मैंने रोशन पाकिस्तान फाउंडेशन की बुनियाद रखी। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने काम को एक नए सिरे से आगाज़ करूँगी। मैं अब नए लोगों के लिए खड़ी होंगी, और लोगों, क्योंकि मुझे लगता था कि हुमैरा का मतलब ही औरों की जंग लड़ना है, और ये मैं रोक नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि औरों का दुःख बाँटने से मेरा दुःख कम होता है।
ऐसा नहीं है कि आप अगर सबके लिए ऐसे अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तो आप खुद कुछ नहीं हैं। हम भी इंसान हैं, कभी अंदर से टूटे हुए, कभी बिखरे हुए, कभी किसी के हक की ज़रूरत है, कभी किसी की थपथपी की ज़रूरत है। तो बिल्कुल। तो ये मतलब ये फैंटेसी वर्ल्ड बहुत अच्छी है कि मैं दुनिया के मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके बात की है, मुख्तलिफ अवार्ड जीते हैं, अलग-अलग मैगज़ीनों में तस्वीर आती है, सब कुछ आता है, लेकिन एक दिल है जो हमारे अंदर है, जिसको भी शफ़क़त और मोहब्बत की ज़रूरत है। तो मैंने ना 2016 में मैं सबीन माँ से मिली और मैंने उनको कहा कि मुझे उस वक़्त ऐसा लगा कि मैं अपने दुःख में इतनी गुम हूँ कि मैं अपने बच्चे को अपनी बेटी को वो अटेंशन नहीं दे पा रही हूँ, वो मोहब्बत दे नहीं पा रही हूँ जो उसका हक बनता है, जो मुझे उसको देना चाहिए, जो अब तक मैं करती आ रही हूँ। पर मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद अंदर से बहुत बहुत टूटी हुई हूँ, जिसको जुड़ने की ज़रूरत है। मैं जुड़ूँगी तो मैं और बच्चों के लिए बेहतर माँ बन पाऊँगी। तो 2016 में जब मैं सबीन माँ से मिली तो मैंने उस वक़्त भी उनके साथ अपना गम नहीं बाँटा। लेकिन आपको पता है कि हमारे किरण घर में और डीसीटीओ में आप आए हैं ना वहाँ पे? आपको पता है वहाँ इतने सारे पॉज़िटिव लोग हैं ना, एक पॉज़िटिव वेव आती है। हाँ, पता है कभी कभी ऐसा लगता था ना कि मैं बहुत ज़्यादा उदास होती थी ना, मैं अपनी बेटी को जब डीसीटीओ छोड़ने जाती थी ना, थोड़ी देर बेंच पे बैठ के ना, मैं किसी से कुछ नहीं कहती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था ना कि मेरा मेरा जो दुःख है अंदर, जो तकलीफ़ है ना, वो कम हो जाता था। और मैं बिना बोले सिर्फ़ सब लोगों को देख के मैं वापस लौट आती थी और मैं हील हो जाती थी। और मैं बता नहीं सकती हूँ कि 2016 से अब तक जो मेरा किरण के साथ जो ताल्लुक है या सबीन माँ के साथ या वहाँ पे जो बसने वाला एक-एक फ़र्द है, मैं ख़ासकर जो मेरी बेटी की टीचर है मिस आबदा, मिस सीमी, मतलब जब आप दरवाज़े से एंटर होते हैं ना और उनकी जो खुली बाहें देखते हैं और वो जो समेटते हैं आपको बाहों के अंदर ना, तो ऐसा लगता है कि आधा दुःख जो है ना उधर ही ख़त्म हो जाता है। खत्म हो गया, सही। आधा देखो, गम जो है ना उधर ही जड़ जाता है। अच्छा पता है तो मुझे क्या लगता है इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? जब आप उस गेट से एंटर होते हैं ना, ये मैं भी सोचती थी इसके बारे में कि क्या उस स्पेस के अंदर कुछ है, वो क्या है? जब उस गेट के अंदर आप दाखिल होते हैं ना, आपको हर आदमी ऐसे विश कर रहा होता है जैसे अरे तुम वापस आ गई, आ जाओ आ जाओ। आप पहली दफा गए होंगे, बिल्कुल, लेकिन वो आपको ऐसे ग्रीट करते हैं जैसे वो आपको जानते हैं। तो आपको लगता है अच्छा मैं अपनी ही स्पेस में हूँ, मैं सेफ स्पेस में हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ा काम है कि आप एक ऐसी छोटी-बड़ी की बात नहीं है, आप एक ऐसी स्पेस क्रिएट कर लें जिसके अंदर आके लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। ये सब लोग मेरे हैं का एहसास हो। अब चाहे वो स्कूल है, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन है, चाहे मेरी वर्क प्लेस है, चाहे हमारी कम्युनिटी है, मोहल्ला है, शहर है ना? वो इसी तरह ग्रो करता है ना? बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है कि वो एहसास बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, और जहाँ पता है इतनी मोहब्बत हो ना, जहाँ इतनी पॉज़िटिविटी हो ना, तो वो आपका जो बाहर से जो आप नेगेटिव वेव्स लेके आ रहे होते हैं ना, वो खुद ही खत्म हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है चेंज कि हो जैसे जब आप उस टेरिटरी के अंदर एंटर होते हैं ना, तो वो सब कुछ काम डाउन हो जाता है, सब कुछ पीसफुल हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ वहाँ हर बंदा ऐसा है पता है, कि बस वो आपको जैसे सुनने के लिए बैठे हैं, बस आप बोले ना, कोई कोई परेशानी है, कोई तकलीफ, मतलब कोई माँ है, कोई बहन है, कोई दोस्त है, तो वो और हमें ज़रूरत है, हम सबको ज़रूरत है, मतलब आई मुझे ऐसा थिंक लगता है कि ये जो ख़वातीन की कमराडरी है ना, ये जो हमारी इसको मैं कहती हूँ जो हमारा सिस्टरहुड है, ख़वातीन का ये एक बहुत ये एक वो गंदा सा एग्ज़ाम्पल देते हैं ना कि इन्होंने ये बातें बनाई हुई हैं कि औरतें औरतों के खिलाफ होती हैं, औरतें ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं टाइप बेकार की बातें। मुझे लगता है कि ये सिस्टरहुड ही ज़िंदा रखता है औरतों को भाई, इवन जहाँ पे उनको ये बातें नहीं भी समझ में आ रही होती। आप देखो ना, आपसे कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन सिर्फ़ ये एहसास कि यहाँ पे मेरे जैसे लोग हैं बिल्कुल, या ये समझ लेंगे, ये एहसास, ये तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ही कितने आपके अंदर तब्दीली ले आता है। बिल्कुल, क्योंकि हम एक दूसरे का एनवायरनमेंट है ना। जब आप सेफ एनवायरनमेंट में चले गए तो आप
महफूज महसूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और खासकर मतलब आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस में कुछ है तो लोग सवाल करते हैं, आप ठीक है, आप खैरियत से हैं, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, और कुछ भी ना कहें, बस वो बाहें खोल के जो हक कर लेते हैं ना, तो वो बस मतलब एक खामोश, वो कहते हैं ना, खामोश प्यार भरी झप्पी भी जो है ना, वो आपके आधे दुख को खत्म कर देती है, आपको आधा हील कर देती है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सारी हमारी फजूल बातें ही होती हैं कि औरत औरत की दुश्मन है, औरत औरत की बेहतरीन दोस्त है, तो हम फार है उसकी। कितने अच्छा भारत। और मैं अच्छा कहती तो हूँ हमारा किरण इसकी बेहतरीन मिसाल है। अच्छा चलो अब कोई तो हल्की इतनी सीरियस बातें करो ना, हम गंभीर टाइप की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम बड़े सारे जब बाहर भी गई, मुल्क से बाहर भी गई, बड़े सेलिब्रिटीज से मिली और बड़े लोगों से मिली, बड़ी लोगों ने सपोर्ट किया, मडोना जैसे लोगों ने सपोर्ट किया ऑर्गेनाइजेशन को, तो उन्होंने क्या क्या कहा तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? ऐसे मुझे तजस्सुस है कि तुम क्या उसको कैसे समझ में आया ये सारा सिनारियो, और फिर उसने क्या क्या सपोर्ट किया? एक्चुअली शर्मीन उबैद ने मेरी एक फिल्म बनाई थी हुमैरा द ड्रीम कैचर के नाम से। तो वो फिल्म कोई कैंपेन थी टाइम फॉर चेंज की, तो उसकी वो फेसिंग मूवी बनी, क्योंकि उसके 3 जो थे पिलर्स थे, जस्टिस, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो एजुकेशन में जो है ना मेरी स्टोरी पूरी दुनिया में दिखाई गई। तो मतलब ये बात बड़ी अजीब है लेकिन है फनी कि मुझे इंस्टाग्राम पे जब मडोना ने मेरी तस्वीर लगाई, रेवोल्यूशन ऑफ लव इन पाकिस्तान, तो वो आधी दुनिया पागल हो गई थी, हमारा पाकिस्तानी मीडिया, लोग सब। अच्छा मैं इतनी दुनिया से नापलेद कि मुझे पता ही नहीं था कि ये मडोना है कौन, तो और इसने क्यों लगाई है, अच्छा लिटरली पता है मुझे शर्मिंदगी बाद में महसूस हुई है कि अच्छा लोग ना, जब मैं जा रही थी लंदन तो लोग मुझे सीढ़ियां दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, यार ये ऑटोग्राफ करके लाना। मैंने उस वक्त तक भी उनके बारे में गूगल करके नहीं देखा ये कौन है खातून। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अब तक जिंदगी में जितने गोरों से मिलती हुई आ रही हूँ, ये भी ऐसी कोई एक गोरी होगी, मुझे नहीं पता था कुछ ऐसी कोई गोरी होगी। तो मैं जब लंदन गई, वहां पे इतना प्रोटोकॉल ये वो, तो मैंने होटल के रूम में सर्च किया, तो तब मुझे पता चला अच्छा ये इतनी बड़ी सिंगर है जिसके बारे में लोग इतने पागल हैं, मुझे पता ही नहीं कि मैं इससे मिल रही हूँ। तो बहरहाल वो अच्छा एक्सपीरियंस था जिंदगी का। बहुत अच्छा तजुर्बा, लेकिन मुझे हमेशा दिलचस्प खातून है बहुत वो। हाँ बहुत ज्यादा। आपको पता है बैक स्टेज वो ना, मेरे बाल सब मतलब काफी हसीन और स्ट्रेट और लंबे थे, तो वो शायद आपने देखा होगा, उसके साथ तस्वीर में खुले भी हैं। तो वो मेरे हेयर्स को ना, उनका स्टाइलर उनके बाल कॉम्ब कर रहा था और वो ब्रश लेके मेरे हेयर्स कॉम्ब कर रही थी। तो वो फिर कैमरामैन को बुला के कहती है टेक अ पिक्चर, ताकि हम बाद में लोगों को बता सकें कि देखो हुमैरा ने जो है ना मडोना को हायर किया है एज अ हेयर स्टाइलर। तो वो बहुत डाउन टू अर्थ। मेरी सेकंड मुलाकात उनसे हुई थी उनके घर में। उन्होंने हमें जो है ना टी पे इनवाइट किया था। जब स्कूल बन के मुकम्मल हुआ था तो हमारे बच्चों ने ना एक पोर्ट्रेट बनाया था कंप्लीट स्कूल का, तो एज अ थैंक यू नोट हम उनके घर गए थे, उनको विश किया था। तो बहुत बहुत अच्छा जो है ना बॉन्ड, बच्चों के साथ तस्वीरें बनाई थी, हमारे साथ चाय पी थी। तो वो अक्सर लोग कहते थे ना तुम्हें कैसा फील हुआ, तुमने मडोना के साथ बैठ के चाय पी। अच्छा आपको मैं आपको एक और अपनी मजे की बात बताती हूँ। हमने ना लंदन टुकेरिम स्टेडियम में जब हमारा ये कॉन्सर्ट था और हम स्टेज जाने वाले थे, सब चीजें थी, तो लोग आधी दुनिया एक्साइटेड ना, हुमैरा स्टेज पे मडोना के साथ जाने वाली है। और मैं पता किसको देख के एक्साइटेड हो गई थी, मैं अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को देख के, बिकॉज हम तो बचपन से उनकी फिल्में देख के वो हुए थे। तो हम लोग वीवीआईपी लाउंज में और वो लोग वीआईपी लाउंज में। तो वो हमारे प्रोटोकॉल ऑफिसर के साथ, मैं प्रोटोकॉल ऑफिसर को कह रही हूँ आई वांट टू मीट विद देम, आई वांट टू टेक अ फोटोग्राफ विद देम। तो वो हैरान थी कि ये बियॉन्से और मडोना इतने स्टार के बीच में, कहती है मुझे उधर नीचे ले जाओ बैल्कनी के जहाँ पे वो लोग बैठे, मुझे उनसे तस्वीर खिंचवानी है। तो भाई हम तो उन्हीं को देख के, सही बात है कि हमने तो उन्हीं लोगों को देखा है, हमारे स्टार्स तो वही थे। तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं, स्टार तो वो हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं इसमें। तो अच्छा ये बहुत मजेदार तुम्हारा वो एक मुलाकात इन लोगों से रही ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग जानते थे पाकिस्तान के बारे में कुछ? नहीं, आप किसकी, अभिषेक ऐश्वर्या की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं,
मडोना मैडोना, ठीक नहीं। वो तो जानते होंगे पाकिस्तान के बारे में। हाँ, मैडोना नहीं और मुझे उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के बारे में जानते होंगे, बिल्कुल बराबर में ही रहते हैं हमारे। हाँ, नहीं हमने अपने नाना दादियों की स्टोरियां भी शेयर की थी ना साथ में, इसलिए। ओह वाकई। नहीं, मैडोना काफी जानती हैं वो। एक तरह से कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी और मजबूत नॉलेज है उनके पास, सोशल वर्क की, काम की, खासकर गर्ल्स एजुकेशन की, हेल्थ के ऊपर। वो बहुत मतलब उनकी बातों में, उनके काम में, उनकी सीरियसनेस में झलकता ही है। वो कोई भी काम रिसर्च के बगैर, समझे बगैर, उस काम की गहराई और नोयत को समझे बगैर कभी नहीं करती है। मतलब ऐसा नहीं कि वो एक स्टार है तो उसने अपने नाम और फैम के लिए चलो जी सपोर्ट कर दिया, ऐसा नहीं था। मेरी दोनों मुलाकातों में हम जब भी मिले तो उनका फोकस बहुत होता था लोगों के बारे में जानने का, काम के बारे में, ग्राउंड पे किस तरह के लोग हैं, किस तरह की और परेशानियां हैं, या फिर उन परेशानियों को वो अपनी ज़िंदगी से बहुत रिलेट करती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रही कि ये अल्लाह ने बहुत मुझे। इम्पोर्टेंट बात है ना कि अगर आप किसी इशू को सपोर्ट करते हैं तो उसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए, वरना फिर हमें भी तो मजा नहीं आता ना उस बात का कि हमें सपोर्ट किया तो किसी जामे उसके पास वजूहात है ना कि उसने आपके कॉज को सपोर्ट किया है। अच्छा, एक जब तुम बड़ी हो रही थी और ये सब तो खैर मजाक की बात है और तफरी और बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है तुम्हारी जिंदगी का, लेकिन जब तुम बड़ी हो रही थी तुम्हें इंस्पायर कौन लोग करते थे? तुम्हें क्या, किन लोगों को देखकर तुम्हारा दिल चाहता था यार ये है ना लोग, ऐसा होना चाहिए? अच्छा, मैं आपको बहुत मज़े की बात बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में या मेरे इर्द-गिर्द ना इंस्पिरेशन नहीं थी। अ, तो मतलब वो अक्सर कहते थे ना कि हीरोज़ नहीं थे, तो मुझे खुद हीरो बनने का बड़ा शौक था। मुझे लगता था कि मुझे इंस्पायर करना है लोगों को, क्योंकि मैंने अपने इर्द-गिर्द क्योंकि इतना एक्सपोज़र नहीं था और ऐसे लोग नहीं मैंने देखे। जब मैं अपने बचपन को देखूँ तो मैंने अगर अपनी अगर ऐसे कह सकते हैं कि 60-70% जो इंस्पिरेशन थी वो मैंने अपनी मदर से सीखी थी, क्योंकि वो उनका ना एक बहुत रेज़िलियंस एक्ट था उनका। वो हमारे लिए जिस तरीके से स्टैंड लेके खड़ी होती थी, कि उनका जो स्टैंड होता था ना, कि जैसे मेरे मामू ने मेरी वालदा, मेरे इकलौते ही मामू थे, मेरी अम्मी के एक ही भाई। वो अपने बच्चों को मना करते थे हमारे साथ खेलने से। वो कहते थे कि इसके बच्चों के साथ मत खेलो, अगर ये करोगे तो ये जो है ना, तुम भी इनके जैसे हो जाओगे। तो मेरी अम्मी मतलब एक भाई आपका इकलौता हो तो कुछ ज़्यादा ही अज़ीज़ होता है ना, तो मेरी अम्मी कहती थी उनको कि ना करो, मैं अपने बच्चों के साथ खड़ी हूँ, मुझे पता है मेरी बेटियाँ ठीक हैं। तो मुझे कहीं न कहीं, अगर वो कहते थे ना कि किसी मुद्दे के बारे में अगर खड़ा होना है, तो वो अपनी वालदा से मैंने सीखा। बाकी इर्द-गिर्द इतनी कोई अच्छी मिसालें नहीं देखी थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि खुद एक बेहतर मिसाल बनना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं अपने आप को अब देखती हूँ और अगर मैं अपने आप को अब देख के कहती हूँ कि अगर मुझे बेहतर माँ बनना है, तो वो किसके जैसा बनना है, अगर बेहतर दोस्त बनना है, तो वो किसके जैसा बनना है। तो वो मतलब इस ये जब 30 का पड़ाव पार करने के बाद अब मुझे जो है ना रोल मॉडल्स मिलने शुरू हुए हैं। तो वो बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि अगर रोल मॉडल्स नहीं है, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं रोल मॉडल बनूँ और क्रिएट करूँ। वाओ, क्या बात है यार। तुम कभी छोटी मोटी नहीं थी वैसे, एक बात मैं बताऊं, तुम बड़ी थी, तुम बड़ी पैदा हुई थी। अच्छा, एक अब दो बेटियां हैं माशाल्लाह, है ना? दो है ना? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। दो बेटियां हैं, उनके लिए क्या ख्वाब देखती हो, क्या सोचा कितना मुश्किल सवाल है। है ना? बहुत मुश्किल है। हाँ। मैंने उनके लिए कोई ख्वाब नहीं देखे। बस मैं चाहती हूँ वो बेहतर इंसान बने और अपनी ज़िंदगी में औरों का हिस्सा ज़रूर रखें। हमने हमने जैसे अपने घरों में बचपन से अपनी रोटी को आधा करके बाँटा है, तो वो अपनी ज़िंदगी को बाँटें और लोगों के साथ, लोगों का दुःख बाँटें। लोगों की खुशियाँ एक-दूसरे के साथ शेयर करें। मुझे इससे नहीं लेना-देना कि मेरी बेटियाँ बड़े होके डॉक्टर बनेंगी कि क्या बनेंगी, वो उनको जो बनना होगा वो करें। लेकिन ये कि वो बेहतर इंसान बनें, गमख्वार बनें। जैसे सबीन माँ अक्सर कहती है ना कि हम एक शफ़क़त भरे माशरे का तसव्वुर चाहते हैं, तो वो शफ़क़त भरे माशरे का हिस्सा रहें। इस किरण किरण की छाँव में, वो उस किरण की जो किरणें हैं,
वो उसको इस मुल्क में, इस दुनिया में फैलाने वाले बने। उसमें मतलब एक कतरा भी अगर बन जाएंगे ना, तो मैं समझूंगी कि मैंने कमा लिया, मेरी जिंदगी का बस मुझे समर मिल गया। वाह। अच्छा ये बताओ कि जब तुम्हारी शादी हुई हम्म, तो वो तो उस्मान नाम है ना उनका, जी है ना? उस्मान को जी ये जी। पता था कि भाई मैं किस किस्म की खातून से शादी कर रहा हूँ, तो ये तो हर वक्त झंडे उठा के ये तो हर एक से लड़ने पहुंच जाया करेगी। तो ये तो उन्हें पता था पहले से। तो जब शादी के बाद, एक तो शादी के फौरन बाद ये जो लॉस था तुम्हारा, अ, जिसकी डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन बहरहाल वो एक जो पूरी जिंदगी की स्ट्रगल तुम्हारी तुम्हें जाया होते हुए नजर आई, तुम डिप्रेशन में भी गई। तुम्हारे हस्बैंड ने क्या कहा तुमसे, उनका क्या क्या सपोर्ट रहा तुम्हें? जब मैं पता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना अपने हस्बैंड को अपनी ज़िंदगी में एक नेमत की तरह देखती हूँ, और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने मैंने शायद कहीं ना कहीं कोई अच्छाई की होगी, जो अल्लाह ने मुझे इतना बेहतरीन घर नवाजा है। और मतलब वो मेरा शौहर कम, मेरा दोस्त ज्यादा है। और अक्सर हम्म। पता है जब जब शुरू शुरू में जब हमारी इंगेजमेंट हुई थी, घर में बात वगैरह तय हुई थी, तो लोग अक्सर उस्मान को कहते थे कि तुम किस तोप के गोले के साथ शादी कर रहे हो। इसका तो अता ना पता होता है, क्योंकि जिन दिनों हमारी बात तय हुई थी ना, उन दिनों मेरे इंटरनेशनल ट्रिप्स ज्यादा थे। और ऐसा होता था कि जैसे मैं न्यूयॉर्क से फ्लाई करके आ रही हूँ, तो घर के लोग मुझे एयरपोर्ट पे बैग दे रहे हैं, और वहीं से बैग एक्सचेंज करके सिर्फ कपड़े लेके मैं इस्लामाबाद के लिए अगली फ्लाइट एयरपोर्ट से ही लेके मैं जा रही हूँ। तो वो 2 साल जो था ना, वो मेरा इतना हैट्रिक रहा था कि एक जगह से आना और दूसरी जगह चले जाना, कभी न्यूयॉर्क में, कभी बांग्लादेश में, कभी नेपाल में, तो यूं। तो अक्सर लोग उस्मान को कहते थे कि तुम इसको किस तरीके से संभाल पाओगे, इस खातून को, ये तो टिकती नहीं है घर के अंदर, ये घर क्या चलाएगी, ये उसको चीजें क्या करेगी। संभालना था, ये भी एक हाँ बात है ना, हाँ, कि ये संभालना था उसको। हाँ। कैसे संभालोगे। तो वो अक्सर कहता हाँ। था कि मैं क्यों संभालूंगा, वो खुद खुद को संभालेगी। जहाँ पे वो अपने स्कूल के 12 बच्चे संभाल सकती है, उसके उसके साथ एक बच्चा मैं भी हूँगा, वो मुझे भी संभाल लेगी, उसकी फिक्र तुम लोग ना करो। तो पता है क्या, जब जब ना हमारी जब उस्मान को ये बात पता चली कि यानी मैं शायद शादी के बाद माँ नहीं बन पाऊंगी, तो पता है उसका इतना नॉर्मल रिएक्ट करना मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। कि वो कहते थे कि इट्स ओके, तुम माँ नहीं बन सकती हो, तुम 1200 बच्चे तो पाल रही हो ऑलरेडी, वैसे तुम ही माँ हो, पाल क्या रही हो। जरूरत है, वैसे ही पाल रही हो। वो 1200 बच्चे हमारे बच्चे होंगे, तुम्हें नहीं हुए तो क्या हुए। तो वो इतना पता है ऐसी चीजों पे वो इतना नॉर्मल बिहेव करता था कि मैं सरप्राइज होती थी। मैं कहती थी कि बस ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी। और वाकई में पता है सानिया जी, ये बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आपको जिंदगी का हमसफर ऐसा मिले जो जो आप जो हो आपको डील करे। मतलब मेरे पागलपन को, मेरे गुस्से को, मेरे जज्बातीपन को वो बहुत नॉर्मली लेता है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि वो मेरे हर अमल के साथ खड़ा होता है, और वो प्राउड फील करता है। मतलब उसने उसने आज दिन तक मुझे नहीं रोका। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरी दूसरी बेटी सहर कुछ 6 दिन की थी, मैं उसको घर छोड़ के स्कूल चली गई थी, और मुझे ड्रॉप करने उस्मान गया था। मतलब नॉर्मल आदमी जो होते हैं, जिस जो जो सोसाइटी नॉर्मल कहती है जिन लोगों के, वो तो यही कहते हैं ना कि भाई नहीं, ये तो बड़ा गलत काम कर रहा है उस्मान, कैसे अपनी बीवी को इधर उधर ऐसे वैसे जाने देता है। एक्चुअली कुछ और ज्यादा ही 6 दिन की आजादी दे बच्ची दी है। को ज्यादा ही आजादी दे दी है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि मतलब वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस वक्त अगर वो मेरी बैकबोन है। मतलब मेरा मेरा पूरा सपोर्ट सिस्टम है। मैं जो इतना ओपनली ट्रेवल कर सकती हूँ, जो इतना काम कर सकती हूँ, वो सब चीजें वो हमारा एक आपसी मतलब एक मोहब्बत है। उसने कभी इस चीज को यूं नहीं दिया कि यार ये मैं इजाजत दे रहा हूँ या ये मैं कर रहा हूँ, वो मैं नहीं है उसके अंदर। तो वो, और ये बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए, इससे घर खूबसूरत बनता है, हमारा रिश्ता खूबसूरत है। मतलब इससे ऐसा नहीं है कि उसने मुझे इतनी आज़ादी दे दी है तो हमारे घर में कोई तफर्रुक है। मैं कहती हूँ कि हमारे बच्चे हमारी मोहब्बत और शफकत की छाँव के नीचे हैं। उनके अंदर ये डिफरेंस नहीं है कि खाना मम्मा खिलाए कि पापा खिलाए, वो खाना है, दोनों ने खिलाया। मतलब किसी की भी जिम्मेदारी है, चेंज कौन कराए या खेले कौन या सुलाए कौन, इट्स ओके, वो करे मैं करूँ, सब एक। और ये अच्छा है, ये आप जो बच्चे इस तरह की छाँव में पलते हैं, वो मोहब्बत को समझते हैं, वो रिश्तों को समझते हैं, वो इक्वलिटी को बचपन से सीखते हैं, वो बराबरी को बचपन से देखते हैं कि अगर मम्मा थकी हुई आती हैं तो पापा उठ के एक गिलास पानी दे देते हैं, मम्मा बीमार होती हैं तो पापा ख्याल रखते हैं, उनका बिस्तर भी बिछा देते हैं, घर में सफाई भी कर देते हैं। तो
वो इस चीज में पनपते, और मुझे खुशी इस चीज की कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने खूबसूरत रिश्ते के अंदर हमारे बच्चे ये खूबसूरत बराबरी सीख रहे हैं, जिसके लिए मैं बचपन से तरसती थी, जिसके लिए मुझे इतनी जिद्दोजहद करनी पड़ी, वो मेरे बच्चों को प्लेट में रख के मिल रही है। वाह क्या बात है, पेट में रख के नहीं मिली, पूरी जिंदगी लगाई तुमने, ले फिर ये प्लेट में रख के मिल गई, हद हो गई, कमाल करती हो यार, इतनी मेहनत की फिर कह रही हो ये। लेकिन कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि उस्मान अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट रोल मॉडल है। बिल्कुल कहती हूँ कि सिर्फ ये आप देखें कि उनको इससे कोई परेशानी नहीं है कि मेरी बीवी काम कर रही है या वो इतना आउटस्पोकन है, या ये अपने आप में कितना बड़ा रोल मॉडल है कि भाई साहब रिश्तों में ईगो का कोई काम नहीं होता, जो जो काम बेहतर करता है उसको वो काम करना ही चाहिए। और जब एक आदमी खुश नहीं रहेगा तो वो अच्छा खूबसूरत घर कैसे बनाएगा, वो अच्छा पेरेंट कैसे बनेगा, वो अच्छा रिश्ता कैसे बनाएगा, मैं भी कैसे खुश रहूंगा भाई अगर मेरी बीवी खुश नहीं है तो उनके अच्छा उनके जो और फैमिली मेंबर्स हैं या उन्होंने उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई हेलो आंटी घर में बैठो। पता है क्या, जब जिसके साथ जो आपका हमसफर है ना, अगर वो आपके साथ खड़ा है ना, तो बाकी लोग तो वैसे ही कट जाते हैं, बाकी के एतराज़ात वैसे ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर अक्सर औरत की जिंदगी को उसके खावंद के इर्द गिर्द जोड़ा जाता है ना। तो हम्म। आपको पता है उस्मान की खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं कि हाँ। मैंने शादी से पहले अक्सर फोरम पे, इवन शादी के वक्त भी मैंने उसे कहा था कि उस्मान पता है क्या, तुम मेरे लिए अहम ज़रूर हो, इम्पोर्टेंट ज़रूर हो, पर मेरा काम उससे ज़्यादा अहम है। तो इस सच्चाई को जानते हुए मुझसे शादी करना कि ज़िंदगी के किसी पड़ाव पे शायद तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी जिस दिन तुमने ये कहा कि ये सब छोड़ दो। तो उसकी उसके पता है खूबसूरत जुमले क्या थे, मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे सफर में, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो वाह। इस भरोसे पे हमारा रिश्ता कायम है। और पता है इस भरोसे और इस खूबसूरती की वजह से अगर इर्द गिर्द कभी कभार इस तरह की चीजें आ भी जाती है ना, तो वो बहुत अच्छे से हैंडल कर देता है, वो मुझ तक शायद उन चीजों को पहुंचने ही नहीं देता। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत आना, बहुत आना। अच्छा मुझे बता आगे का प्लान क्या है यार, आगे क्या करना है? अम, आगे तो बहुत सारे प्लान हैं। और अच्छा अभी क्यों फॉरेन, तुम्हारे तो बहुत बड़े बड़े प्लान है, आगे करीब वाला बता दो करीब अभी वाला बता दो। हाँ। अभी अभी सबसे करीब वाला जो है ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट जिस पे इस वक्त हम काम कर रहे हैं, एक तो हमारी जो रमज़ान राशन ड्राइव है, हमारा इफ्तार प्रोग्राम है जिस पे हम कर रहे हैं, और दूसरा जो है ना, जो सबसे अहम, मेरे बच्चों के लिए मैं ईदी की तैयारी कर रही हूँ, कपड़े जूते, मतलब मेरे बच्चों से मुराद मेरे स्कूल और मेरे स्कूल के मेरे बच्चे। गांव के बच्चे, मेरे गोट मौलादाद और जो है ना नूर मोहम्मद गोट के जो बच्चे हैं। बिकॉज अभी राशन ड्राइव में जो है ना, हम गए थे अभी रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो जब सबको हम एडल्ट्स को सबको दे रहे थे तो बच्चों का एक झमघटा आया था, तो वो हम जैसे ही जाते हैं तो उनका वो मोहब्बत है, वो अब सब जमा हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था कि आप अगली दफ़ा आएंगी तो हमारे लिए कपड़े लेके आएंगी ना। हालांकि मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, बट ये कि उनकी एक छोटी सी ख्वाहिश ने मुझे जो है ना, बस अब रिसेंट एक नया नया गोल दिया है कि मैं उनके लिए जो है ये सब कर सकूँ। बाकी तो ज़िंदगी में बहुत ख्वाब है, मैं रोशन पाकिस्तान जो है ना एकेडमी बनाऊंगी इंशाल्लाह, और सभी माँ के इंशाल्लाह साथ मिलके। हो जाएगा, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अच्छा इंशाल्लाह एक चीज मुझे बताओ, ये जो ये ईद अभी आ रही है और ये बच्चे सबकी ईद भी इंशाल्लाह हो ही जाएगी, इंशाल्लाह। ये इस साल ईद कैसे मनाई जाएगी सभी माँ, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगा भाई, कैसे मनाई जाएगी? एजुकेट कर रहे हैं, बच्चों को भी हमें एजुकेट करना है और कंपैशन डेवलप करनी है बच्चों के अंदर। चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे वो अंडर प्रिविलेज बच्चा हो, सबके अंदर एक कंपैशन डेवलप करनी है कि शायद इस बार ईद जो है वो किसी भी किस्म की एक्स्ट्रावेगेंट चीज़ों पे नहीं होगी। ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि हम हर एक के घर खाना पहुँचाएँ, और जिस तरह पहले हमने ईद की खरीदारियाँ की हैं, हमारे अपने बच्चे, किरण के ही बच्चे खुद ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा हमें अपनी ईदी को राशन में डालना है।
तो क्योंकि उनकी ईदी आती है डोनर्स की तरफ से कपड़ों के लिए, और उन्होंने मना कर दिया है कि हम इस बार जो है वो जो अम्मी बना रही हैं, उनके घर में तो कुछ बन रहा होगा, घर में सीते हैं, लेकिन आप हमारी ईदी जो है ना वो हम किसी के घर खाना दे दें, तो हम उसको मैं इसको डिस्करेज नहीं करना चाहती। बहुत अच्छा एक मौका है अल्लाह की तरफ से कि नए कपड़े पहने बगैर ईद हो जाती है। लेकिन इसमें हम खाना ज़रूर पहुँचाएँ लोगों को, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मेरे बच्चे हैं, उन्होंने इरादा किया है कि हम केक्स बेक करेंगे। माशाल्लाह। ओह! हमसे वाह! हैं हाँ, कि आप हमें किचन दें, क्योंकि किरण घर में बेकिंग की सहूलत है। हुँ, तो हम बेक हुँ, करके किसी को पहुँचाएँ, भले बेशक 5-6 केक्स ही हों। इट्स द थॉट दैट काउंट्स। तो वो कहते हैं एब्सोल्युटली। पैसों से ही हम खरीदेंगे इंग्रीडिएंट्स और हम केक बेक करें, कुकीज़ बेक करें। हमने बहुत अच्छी बात है, तो हो सकता है ये इस ईद पे हम कंटिन्यूअसली तीनों दिन काम कर रहे होंगे, वरना ईद के दिन हम ईद से 1 दिन पहले ही सारी ईद की चीज़ें दे देते हैं और ईद पे हम छुट्टी करते हैं। लेकिन अब हुँ, क्या है वो ये लग रहा है कि ईद के दिन ही खाना, गोश्त, हाँ, कुर्बानी, मतलब ये कुर्बानी की ईद नहीं है, लेकिन हम कुर्बानी कर रहे हैं ताकि लोगों ने 2 महीने से गोश्त नहीं खाया है, तो हम उनको प्रोटीन थोड़ा ऐड करना चाह रहे हैं डाइट में। बिल्कुल। तो तो इसका मतलब कि अब ईद के तीनों दिन हम पैसे देने की बजाय या मटीरियल चीज़ें देने की बजाय वक़्त देंगे। वक़्त सबको देना पड़ेगा, सब शायद ईद पे छुट्टी नहीं कर सकेंगे। तो और ये तो मेरा जैसे लोगों की तो मेरे ख़्याल में छुट्टी होती ही नहीं है, तो करती ही नहीं है छुट्टी। वो उनके साथ ही रहती है, उन्हीं के बीच रहती है और पता नहीं क्या-क्या करती है, दीवानी है फिर है ना? थोड़ी-सी है वैसे ही दीवानी-सी। अच्छी से। प्यारी वाली दीवानी है मगर ये। अल्लाह में एक ऐसा दीवाना सबको करे, हाँ, है ना? आज आज क बड़ी बड़ी रात है ना कल सबीमा? जी कर कल बड़ी रात है ना, बस कल हम ये दुआ माँगेंगे कि अल्लाह मियाँ सबको थोड़ा-थोड़ा ऐसा दीवाना कर दे, हुमैरा जैसा। सारी सारी रातें ही बड़ी हैं, अभी तो ये तो अब तो है, सब हाँ, ये आया है वक़्त दुआ हमें वैसे तो हर रात ही बड़ी है। अल्लाह सुब्हाना ताला तो हमारे साथ है हर वक़्त, हर टाइम, जहाँ हम होते हैं हमारे साथ है, हमारे शरीर के पास है। बस ये कि रमज़ान सिर्फ़ शायद एक रिमाइंडर होता है, कि चलो भई अब बिल्कुल। थोड़ा-सा इस पे तवज्जो दे दो। तो ये हाँ। सब जो हम बातें कर रहे हैं, हुमैरा की बातें सुनकर किसी को और क्या याद आएगा सिवाय खुदा के? ये जब कोई एक अच्छे इंसान से हम मिलते हैं, किसी भी मोहब्बत करने वाले इंसान से मिलते हैं, तो उसको देखकर कौन याद आता है? नहीं आता याद, उसका बनाने वाला याद आता है ना, किसने बनाया है? तुम्हें बड़ी फुर्सत में बनाया है। बड़ी ऐसे ही फुर्सत से, हाँ। प्यार तो चीज़ ही ऐसी है ना, कि इंसान सोचता है वही बात है जैसे आइडियलाइज़ करते हैं लोग कि यानी आपको भी आइडियलाइज़ करते हैं लोग, और आपको आइडियलाइज़ इसलिए नहीं करते हैं कि आप खूबसूरत हैं या आप एक्ट्रेस हैं या आप टीवी में आती हैं, नहीं, क्योंकि सबने ये महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर एक ममता है, एक मोहब्बत है, एक नर्चरिंग की वो वही चंद लोगों में कुदरती होती है। और हमें नहीं पता होता कि ये कहाँ से आ रही है, अक्सर फिर हम उनसे पूछते हैं, पता चलता है कि उनकी वो तो ना है ही नहीं, ऐसा भी होता है। तो ये ममता आ कहाँ से रही है? हाँ, हाँ। कहीं और से नहीं आ रही, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने प्यार को माँ के प्यार से जोड़ा है। तो है तो वही, ले जाता तो वही है, ये सोर्स तो सारा वही है। हाँ, हमारा ही और उसकी कोई उम्र भी नहीं है, आप देखें एक हाँ, 12-13 साल की बच्ची जिसको अपना कोई होश नहीं होता, बिल्कुल। उसको ये सारी बातें सूझ भी गई, उसने कुछ कर भी लिया, उसने स्कूल बना भी लिया। यार एक हुमैरा मुझे एक बात बताओ, जब ये स्कूल बंद हो जाता था तो तुम लोग बाहर पढ़ाते थे ना? स्कूल के बाहर पढ़ाते थे ना बच्चों को? जी। कहाँ बैठ के पढ़ाते थे भाई वहाँ, दरख्त के नीचे? नहीं, सड़क में, गली पे, छ रोड पे, जिधर बैठते थे। और अब आपको पता है और क्या करते थे लोग? जहाँ हम सड़क पे बैठ के पढ़ाते थे ना, तो वो गटर का पानी लाके गिरा देते थे, ज़मीन गीली कर देते थे। और हम जो है फिर रेती और मट्टी जमा करके उसके ऊपर डाल के और बोरियाँ बिछा के हम बैठ जाते थे। हम कहते थे हम मतलब मुझे ऐसा लगता था कि तब्दीली के लिए आपको थोड़ा ढीठ बनना पड़ता है और आपका ये ढीठपन लोगों को सिखा देता है। लोग समझ जाते हैं, कहते हैं बस ये इनका कुछ भी ये कर लो, नहीं ये ऐसी सुधरेगी, ऐसी रहे, ये नहीं सुधर, हम सुधर ये नहीं जाते हैं इनके साथ। सुधरेगी। हुमैरा हुमैरा लेकिन किरण की मदर बनी, उससे पहले हुमैरा को हम लेकर आए थे टीनेजर्स के पास एक वाओ टॉक देने के लिए। जो किरण के टीनेजर्स हैं, उन्होंने इसको देखा था और ऑ में थे सारे। फिर उसके बाद वो बच्चियाँ सारी आईं, उन्होंने कहा कि हुमैरा कर सकती हैं, तो हम भी कर सकते हैं। वो बच्चे उस वक़्त 12 साल के थे। मैंने कहा बिल्कुल आप लोग करें। फिर वो बच्चों ने मिलके एक छोटी-सी सोसाइटी बनाई, और एक तो मतलब उनको ये था कि हम अपने आप को तैयार करें कि हमने किरण सँभालना है बड़े होके। तो वो सारे जो मेरे फर्स्ट बैच के बच्चे हैं, जो अभी 16 साल के हैं,
उन्होंने उस ज़माने में हुमैरा की डॉक्यूमेंट्री देखी। पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट्री पहले दिखा के और फिर लाइव उस शख्स को लेकर आऊँ। तो एक एक क्रिएट होता है कि इसकी अभी डॉक्यूमेंट्री देखी, दूसरे दिन वो बंदा लाइव आ रहा है उनके पास। तो वो डॉक्यूमेंट्री मैंने इन लोगों को दिखा दी थी, वो सेंसिटाइज्ड थे। फिर उसके बाद हुमैरा आई, किरण घर में, तुम्हें याद है हुमैरा? जी मैम, बहुत अच्छे से। तुम्हारे साथ बैठे हुए थे ज़मीन पे बैठ के, तुम बात कर रही थी सबसे। तो जी। बहुत इंस्पायर हुए थे बच्चे, और बहुत ज़रूरी है उन बच्चों को भी देखना कि अगर हुमैरा कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। और आज भी बहुत सारे लोगों ने यही सोचा होगा कि अगर हुमैरा कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। और दूसरा, द पावर ऑफ मदरहुड इज़ अमेजिंग, जो तुमने कहा ना कि मैं 12 साल की उम्र से ही माँ बन गई थी। थैंक यू फॉर बीइंग हू यू आर हुमैरा, बहुत-बहुत शुक्रिया। तुम जैसी हो, वो हमारे यहाँ छोटे-छोटे, खैर हमारे यहाँ क्या, महर भी तो गाती थी ये स्कूल में, प्री स्कूल में, तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। ये स्टोरी भी हो बहुत अच्छे हो। तो ये छोटे-छोटे बच्चे हर वक़्त ये गाते हुए निकलते थे, तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, घर जाके हर इंसान खूबसूरत है। तो लोग तराश लेते हैं, खुद कुछ लोगों को हेल्प चाहिए होती है कि कोई उंगली पकड़ के तराश ले, लेकिन होता सबके अंदर है। बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम मरने से पहले अपने अंदर की वो ख़ासियत को पहचान सकें, पहचान लें। वरना बहुत सारे लोग ऐसे ही चले जाते हैं बगैर कुछ काम किए, हालाँकि उनके अंदर वो सब मौजूद होता है, मगर बगैर जाने के। तो और मैम और ये भी बहुत ज़रूरी है ना कि हम अल्लाह से ये भी दुआ करें कि अगर उस ख़ासियत को तराशने के लिए कोई मोहसिन हो हमारे साथ। जैसे सानिया के साथ हम पहले बात कर रहे थे कि हमारी जो किरण फैमिली है, हम सब एक दूसरे के मोहसिन हैं। बस हम सब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है और हम सब बहुत खूबसूरत फूल हैं इसके। और इन फूलों से जो महकती हुई खुशबू है वो शायद हमारे इर्द-गिर्द के माशरे को बहुत खूबसूरत कर दे, बहुत इस फ़िज़ा को मोहब्बत भरी फ़िज़ा बनाने में शायद और मदद मिल सके। और मैं बहुत मशकूर हूँ, यकीन माने सानिया जी, मैं बता नहीं सकती हूँ। थैंक यू सबीन मैम। आप शायद मेरी बायोलॉजिकल माँ नहीं हैं, लेकिन मतलब हमारा इतना खूबसूरत रिश्ता है कि मैंने जैसे डिस्कस किया था ना कि बहुत सारा दुःख जो है ना वो सबीन माँ को देख के ख़त्म हो जाता था। और मेरे गम को शायद जाने बिना जब ये गले लगाती थी ना, तो वो उस दिन और जो है ना मुझे और अपने आप से लड़ने की और अपने उस दुःख से लड़ने की और ताकत मिलती थी। और जिस दिन मैंने अपने गम को माँ के साथ बाँटा था, उस दिन के बाद मुझे लगता है कि मेरा बेटर वर्ज़न आ गया है। मैं अपडेट हो गई हूँ। मैं हील हो गई हूँ क्योंकि अपग्रेड हो गई हो। हाँ। देर क्यों लगाई आपने? ये मेरा बच्चल 2.0 है। यस। डबल बैटरीज के साथ। बच्चे छोटे, बहुत कुछ देखना है तुम्हें, बहुत थैंक यू कुछ। मैम। और ये थैंक यू बच्चे सो मच। मेरा से 2 मेरा तो तुम्हारे पास बन रहे हैं। सो बच्चे जब माँओं को इस तरह से देखते हैं ना, वो रोल मॉडलिंग देख-देख के, बहुत सारे लोग तुम्हें डिस्करेज करेंगे, करते थे, मुझे भी करते थे कि बच्चों को इग्नोर कर रहे हो आप, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चे जब आपको देखते हैं अच्छा काम करते हुए, बच्चे इतना प्राउड फील करते हैं अपने माँ के बारे में। उनको कान भी भरते हैं लोग, कहते हैं कि तुम्हारी माँ घर पे नहीं है, नहीं होती, लेकिन कुछ नहीं होता। तुम साबित कदम रहोगी, तुम्हारे बच्चों को जो वक़्त तुम देती हो, तुम इतना प्यार से देती हो, उनकी बात को सुनती हो, मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे बच्चों के लिए क्या तुम्हारी मोहब्बत है। लेकिन ये कि अच्छे-बुरे लोग तो आते हैं लाइफ में, और मैं तुम्हें ये बात कहने की ज़रूरत भी नहीं है, तुमने तो बहुत कुछ सहा है खुद। लेकिन बच्चों को हमें बार-बार ये बात बतानी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सानिया मेरी गुड़िया में अपने बच्चों को समझाती है। जो है ना कि 10 लोग बातें करते हैं, लेकिन माँ का कहना सबसे पावरफुल होता है। चाहे 10 लोग कुछ कह रहे हों, लेकिन माँ जो कहती है ना, वो इतना पावरफुल होता है कि बच्चे फिर दूसरों की बातों को नहीं सुनते। कन्वर्सेशंस और कम्युनिकेशन नहीं खत्म करना चाहिए बच्चों से। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। मेरा बहुत मज़ा आया। तुम्हारे कुछ ऐसे पहलू मैंने आज सुने जो मुझे भी नहीं पता थे। आज तुमने जिस तरह बताया, वो दिल की बातें थी, तो ज़ाहिर है दिल की बातें सामने आई, अच्छा लगा बहुत। तो कुछ कहना चाहती हो और सबको कोई मैसेज देना चाहती हो आखिर में? नहीं, बस बहुत शुक्रिया। और बस मैं समझती हूँ कि हम सब प्यार के सफ़ीर हैं और अमन के सफ़ीर हैं और मोहब्बत के सफ़ीर हैं।
बस अपने हिस्से से एक मुस्कुराहट बाँट दें, थोड़ी सी शफ़क़त बाँट दें, तो बहुत बड़ा काम कर जाएँगे हम लोग। अगर कुछ और नहीं तो हमारी एक मुस्कुराहट से शायद किसी का दुःख हल्का हो जाए, बस किसी को सुनने की तसल्ली रख लें, थोड़ा-सा अपने हिस्से का प्यार थोड़ा-सा किसी और के लिए रख दें, तो शायद दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। Sania, over to you. Thank you so much, Humaira. Thank you very very much. कि मुझे पता है ये आसान नहीं होता अपने बारे में बात करना और अपने पूरी सोच को, अपने इमोशन को कंपोज करना। फिर आप अपने काम के बारे में तो आप बहुत आराम से बात कर सकते हैं क्योंकि आपने वो सब कुछ सोचा हुआ होता है, लेकिन अब खुद अपने बारे में अपने इमोशन को इस तरह सबके सामने रखना या अपने दिल को इस तरह खोल के सबके सामने रखना, इसके लिए तुमने हमें इतना ट्रस्ट किया, अपने देखने सुनने वालों को इतना ट्रस्ट किया, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। जो काम तुम करती हो, जो हिम्मत हर रोज तुम दिखाती हो, जो रोल मॉडल तुम अपने बच्चों के लिए बन रही हो, वो 1200 बच्चे भी जिन्हें तुमने देखा है, पाला है, बड़ा किया है, पढ़ाया है, और वो 2 भी जिनको तुमने पैदा किया है और पाल रही हो, बड़ा कर रही हो, और इंशाल्लाह वो तुम्हें देखकर तुमसे 2 कदम आगे दीवाने होंगे, इंशाल्लाह। बच्चों थैंक की यू उम्र सो बड़ा मच। होंगे ही ना। 2 बच्चे थोड़ी ना, इसके 3 बच्चे। हाँ, वो 3 है। सॉरी। वो तीसरा ऑलरेडी दीवाना है। वो तो पहले से दीवाना है। हाँ, बिल्कुल। है ना? बहुत-बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जज़ाकल्लाह। थैंक यू मेरा। खुदा हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।